अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब कुछ क्लियर है? चलें स्टार्ट कर रहे हैं। कल की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था, डाइल्यूटेड ईपीएस करा दिया था मैंने आप लोगों को, डाइल्यूटेड ईपीएस लॉन्च कर दिया था। मैंने कहा था अब दो टाइप के ईपीएस होंगे, एक होगा बेसिक ईपीएस और एक होगा डाइल्यूटेड ईपीएस। एक होगा बेसिक ईपीएस और एक होगा डाइल्यूटेड ईपीएस। ओके, बेसिक ईपीएस में क्या आता है? असली प्रॉफिट और असली शेयर्स। बेसिक ईपीएस में आता है असली प्रॉफिट और असली शेयर्स। ओके, जबकि डाइल्यूटेड ईपीएस में आता है असलियत प्लस ख्यालात। याद है पोटेंशियल शेयर्स भी हम इंक्लूड करते थे। पोटेंशियल शेयर्स वो मुआहदा था, पोटेंशियल शेयर्स वो मुआहदा था जो कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स इन फ्यूचर, जो कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स इन फ्यूचर। याद है, जिसकी वजह से कंपनी बाउंड है, एक ऐसा मुआहदा जिसकी वजह से कंपनी बाउंड है फ्यूचर में ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करने के लिए। सही है ये बात। फिर पोटेंशियल शेयर्स भी हमने दो टाइप के पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था कन्वर्टेबल लोन नोट्स और दूसरा हमने पढ़ा था शेयर ऑप्शन। सही है, कन्वर्टेबल लोन नोट्स की अकाउंटिंग भी आपको सिखाई थी और शेयर ऑप्शंस की भी सिखाई थी। ठीक है, फिर क्लास का जो बिल्कुल एंड था, एंडिंग पार्ट, उसमें मैंने दो बातें बता के आप लोगों को गया था कल की क्लास में, और वो ये बताई थी कि अगर कभी ऐसा हो कि कन्वर्टेबल लोन नोट ईयर के स्टार्टिंग पे अगर पोटेंशियल है ही नहीं, यानी ईयर के स्टार्टिंग में कन्वर्टेबल लोन नोट इशू ही नहीं हुए, अगर कभी ऐसा हो कि ईयर के स्टार्टिंग पे आपने कन्वर्टेबल लोन नोट इशू ही नहीं किए हुए, तो ऐसी सूरत हाल में लेट अस से आपने 1 अप्रैल को कन्वर्टेबल लोन नोट इशू किए हैं 1 जुलाई को, तो अब तो वो पूरा साल पोटेंशियल ही नहीं है। तो अब हम यूं नहीं कह सकते आंखें बंद करके कि जो कन्वर्जन कई सालों बाद होने की है, अगर वो इसी साल के बिगनिंग से हो जाए तो हालात क्या होंगे। अब हम ईयर के स्टार्टिंग से कन्वर्ट नहीं कर सकते, बल्कि अब उनका ऑप्शंस, उनका इफेक्ट भी डाइल्यूटेड ईपीएस में कुछ मंथ्स लेंगे। अब उसका इफेक्ट भी डाइल्यूटेड ईपीएस में सिर्फ कुछ मंथ्स लेंगे। बहरहाल कल ये इलस्ट्रेशन बताई थी। ठीक है, देन उसके बाद फिर मैंने एक और चीज बताई थी कि हमें जब डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल रहे होते हैं तो हम बुराई रिपोर्ट करते हैं, डाइल्यूटेड ईपीएस बता रहे होते हैं तो हम बुराई रिपोर्ट करते हैं। तो डाइल्यूटेड ईपीएस में एक चीज याद रखना कि हमें बुराइयों में से भी सबसे बड़ी बुराई रिपोर्ट करनी है। यानी अगर मुझे 3 पंच पढ़ने के, 3 में से कोई एक, तो मुझे वो दिखाना है जो सबसे जोरदार पड़ेगा, जोरदार पड़ेगा। याद है, तो इसको बोलते थे वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो, राइट? याद है। तो ऐसी सूरत हाल में
कि बुराइयों में से सबसे बड़ी बुराई, तो मैंने कहा था कन्वर्टेबल लोन नोट्स में अगर कभी मल्टीपल कन्वर्जन ऑप्शंस हो, कन्वर्टेबल लोन नोट्स में अगर कभी मल्टीपल कन्वर्जन ऑप्शंस हो, तो ऐसी सूरत हाल में वो ऑप्शन से सॉल्व करना जिसमें सबसे ज्यादा शेयर्स हो, जिसमें सबसे ज्यादा शेयर्स आ रहे हों। ओके, ये देख लो स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है, क्योंकि जितने ज्यादा शेयर्स आप यूज करोगे उतना बुरी तरह ईपीएस का डिनोमिनेटर गिरेगा। जितने ज्यादा शेयर्स होंगे उतना ज्यादा ईपीएस का डिनोमिनेटर बढ़ेगा और ईपीएस गिर जाएगा। सही है? ओके, राइट, ये सब बातें हुई थी। अच्छा, आज एक बड़ा स्टडी टेक्स्ट का एक बड़ा सवाल है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी मैं ये चाहूंगा कि वर्डिंग बता दूं। ये दोनों वर्ड्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये बात हम सबको पता है, हम बेसिक F3 पढ़ के आए हुए हैं यहाँ, कि प्रेफरेंस शेयर वाले ओनर तो नहीं होते, प्रेफरेंस शेयर वाले ओनर नहीं होते, प्रेफरेंस शेयर वाले कभी ओनर नहीं होते, मालिक नहीं होते। तो प्रेफरेंस शेयर्स दो टाइप के होते हैं, एक रिडीमेबल होते हैं और एक होता है इररिडीमेबल। अब जरा सुने आप, ट्रीटमेंट देखें। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है कि कंपनी ने आज प्रेफरेंस शेयर इशू किए, लोगों से पैसा लिया और आज ही लोगों को प्रॉमिस कर दिया कि हम 5 साल बाद या 3 साल बाद आपके पैसे लौटा देंगे, 5 साल बाद या 3 साल बाद आपके पैसे लौटा देंगे, 5 साल बाद या 3 साल बाद आपके पैसे लौटा देंगे। तो ऐसी सूरत हाल में कंपनी अभी से बाउंड है फ्यूचर में पैसे देने के लिए, यानी कंपनी के ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश मौजूद है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज अ प्योर लोन। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी ट्रीटेड लाइक अ लोन, बिल्कुल लोन होगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बिल्कुल लोन की तरह ट्रीट होगा। और लोन की तरह ट्रीट होने का मतलब, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड होगा वो इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ ही बुक हो जाएगा। यानी इनकम स्टेटमेंट में पीबीआईटी के साथ ही बुक हो जाएगा। पीबीआईटी के नीचे आप इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करते हो, वहीं आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे, ओके, राइट। अब दूसरी बात सुनो, लेकिन अगर कभी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिसमें आप अभी से रिडेम्पशन डेट फिक्स नहीं होती, जिसमें जिस दिन आपने शेयर इशू किए हैं, जिस दिन आपने लोगों से पैसे लिए हैं, उस दिन आपने अभी कोई रीपेमेंट का वादा नहीं किया, कोई अभी रीपेमेंट डेट सेट नहीं हुई। तो जब रीपेमेंट डेट सेट नहीं हुई तो ये लोन नहीं है, ये प्योर लोन नहीं है। जब ये प्योर लोन नहीं है तो इसका डिविडेंड, इसका डिविडेंड पीबीआईटी के बाद लेस नहीं होगा, बल्कि इसका डिविडेंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से लेस होता है। यानी पीबीआईटी के बाद हम इसका डिविडेंड लेस नहीं करते। तो अब जरा सोचो, याद रखना, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड होगा ना, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ऑलरेडी लेस नहीं हुआ होगा। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड होगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ऑलरेडी लेस नहीं हुआ होगा। तो हमें अगर ईपीएस निकालना होगा, कान खोल के सुने, अगर हमें ईपीएस निकालना होगा तो हमें पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड लेस करेंगे, तो हमारे पास वो प्रॉफिट आएगा जिस पर किसी का हक नहीं सिवाय ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के। याद करो जो मैंने पहले दिन पढ़ाया था, जब मेरा पहला ईपीएस का पहला लेक्चर था, तो मैंने ईपीएस का फॉर्मूला ड्राइव कराते वक्त प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस किया था ना, वो इररिडीमेबल वाला था, क्योंकि रिडीमेबल वाला तो ऑलरेडी लेस हो चुका होता है। रिडीमेबल वाला तो सूद के साथ, इंटरेस्ट के साथ ऑलरेडी लेस हो चुका होता है, पीबीआईटी के साथ ही ऊपर ही। तो जो हम पैट के बाद अगर कभी प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करते हैं ईपीएस निकालने के लिए, तो वो इररिडीमेबल वाला प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड होता है, सही। अब नाउ अगली चीज, मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, बल्कि मैं आपको यूं बोलूंगा कि शायद मैंने कल आपको बोला भी था कि ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप इसको 1-2 मिनट पढ़ें, पहले एक बार चुपचाप ये क्वेश्चन पढ़ो। चलो, मैं चुप हूं, चुपचाप ये क्वेश्चन आपके सामने पढ़ो,
देखो रिक्वायरमेंट में दोनों सालों का बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों निकालना है, बेसिक प्लस डाइल्यूटेड दोनों साल का निकालना है, दोनों सालों का बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दोनों निकालना है, 2001 और 2002 का। अच्छी तरह इसको पढ़ो। अब देखो मैं पहले बोल रहा हूँ, जब क्लास ले रहे हो तो टोटल इन्वॉल्वमेंट, एक पल के लिए भी ध्यान कहीं और ना जाए, इवन मोबाइल फोन सब हटा दो, प्रॉपर इन्वॉल्व होगे तभी समझ पाओगे टेक्निकल चीजें। पढ़ो इसको, एक एक वर्ड को सोचो इसके। चलो रीड कर लिया बेटा? चले जी, बात सुने, मैं रीड करता हूं आपके सामने, स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल X1 एन एंटिटी इशूड अ कन्वर्टेबल लोन नोट। बेटा दिमाग को हाजिर करो, कन्वर्टेबल लोन नोट पहली बार इशू ही 1 अप्रैल X1 को हुआ।
इसका मतलब 1 जनवरी X1 से ऑलरेडी कन्वर्टेबल लोन नोट इशूड नहीं था। 1 जनवरी X1 से ऑलरेडी कन्वर्टेबल लोन नोट इशू नहीं था। कन्वर्टेबल लोन नोट तो पहली बार खुद ही 1 अप्रैल में इशू हुआ है। तो इसका मतलब जब मैं दिसंबर 2001 वाले साल के लिए सॉल्व कर रहा हूँ ना, डायल्यूटेड ईपीएस, कान खोलो, तो उसमें मैं सिर्फ 9 महीने का इंपैक्ट लूंगा, क्योंकि 9 महीने पोटेंशियल है, पूरा साल पोटेंशियल नहीं है, याद रखना। लेकिन 2002 में पूरा साल होगा, 2002 में पूरा साल होगा, लेकिन 2001 में ये सिर्फ 9 महीने पोटेंशियल है। तो 2001 में हर चीज में 9 मंथ्स का इंपैक्ट आएगा, याद रखना, जब डायल्यूटेड ईपीएस निकल रहा होगा। बी वेरी केयरफुल प्लीज, थैंक यू। अब कह रहे हैं इशूड कन्वर्टेबल लोन नोट ऑफ 12.5 लाख, इतने का लोन लिया है। द लोन नोट कैरीज एन इफेक्टिव रेट ऑफ 8%, सही 8% इसका इंटरेस्ट है, वो तो इंटरेस्ट रेट आपको पता है, मल्टीप्लाई करके निकल भी आएगा इसका इंटरेस्ट। ईच $100 लोन नोट इज कन्वर्टेबल इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स सेट। देखा, अब मल्टीपल कन्वर्जन ऑप्शंस हैं। अगर दिसंबर 6 में कन्वर्ट कराया तो इतने शेयर्स में होगा, 7 में कराया तो इतने होगा, 8 में कराया तो 115 शेयर, 9 में कराया तो 110 शेयर्स। इसका मतलब 4 अलग अलग टाइम पे, अगर जिस टाइम पे भी कन्वर्जन कराए उसी हिसाब से शेयर्स मिलेंगे। तो बेटा कल मैंने पढ़ाया था वर्स्ट केस सिनेरियो, हम उस ऑप्शन से सॉल्व करेंगे जिसमें मैक्सिमम शेयर्स होंगे, हम उस ऑप्शन से सॉल्व करेंगे जिसमें मैक्सिमम शेयर्स होंगे। तो बेटा ये वाला ऑप्शन है, देखो 124 शेयर्स वाला, 124 शेयर्स वाला ऑप्शन है। ओके, हाँ। तो अब देखो, हर $100 का लोन नोट 124 शेयर में कन्वर्टेबल है, हर $100 का लोन नोट 124 शेयर में कन्वर्टेबल है। मैंने जो आप लोगों को सवाल कराया था उसमें $100 का लोन नोट 20 शेयर या 30 शेयर में कन्वर्टेबल होता था। $100 का लोन नोट उसमें 20 शेयर या 30 शेयर में कन्वर्टेबल होता था, जबकि यहाँ 124 शेयर में कन्वर्टेबल है। तो एक बात बोलूं, परसेंटेज अगर आता है तो ये 124% हो जाएगा। 100 एक तरफ रखो, एक तरफ 124, तो 124% हो गया। तो अगर आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं ना, तो ऊपर जो 12.5 लाख नजर आ रहा है, अपना कैलकुलेटर उठाओ, सब बच्चे अपना कैलकुलेटर उठाओ, 12.5 लाख पे 124% से मल्टीप्लाई कर दो। 12.5 लाख, 3 जीरो हटा दो, बेशक 3 जीरो हटा दो, 1250 इंटू 124%, 1250 इंटू 124%, या यूं भी कर सकते हो, देखो 124% को 1.24 भी कर सकते हो, 1250 इंटू 1.24, सही है। तो ये आ गया, देखो इधर नीचे पढ़ लो, सब करा हुआ है इसने। 6 देखा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूएबल आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विल बी एट द रेट ऑफ, देखा मैक्सिमम उठाने। अब विथ, हाँ देखो, विथ 4 लाख ऑलरेडी हमने कितने शेयर इशू किए हैं, 4 लाख, वो नीचे मैं पढ़ा दूंगा आपको, बेफिक्र हो जाओ। कह रहे द टोटल वुड बी बिकम 555,000, यानी आप 1250 इंटू 1.24 करोगे तो ये वाले शेयर्स आएंगे, जो नए शेयर्स आएंगे वो कितने आएंगे, कितने आएंगे, देखो करके देख लो। 1250 इंटू 1.24 करो तो जो नए शेयर्स पैदा होंगे कन्वर्जन के बाद, जो नए शेयर्स पैदा होंगे कन्वर्जन के बाद, जो न्यू शेयर्स पैदा होंगे वो होंगे 1,550, ये नए शेयर्स हैं। आप चाहें तो करके देख लें, मैं यहां लिख भी देता हूं 1,550 शेयर्स, ठीक है। मैं 3 जीरो हटा के बात कर रहा हूँ, वो 3 जीरो के साथ कर रहा है, ठीक है जी। अब बच्चे ने कहा कि ऑलरेडी कितने शेयर इशू हुए हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन होगी जी, बिल्कुल। आइए, इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, ये देखो क्या लिखा है, पढ़े, $5 लाख, 10% क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल, रिडीमेबल नहीं है, इररिडीमेबल। तो इसका डिविडेंड ऑलरेडी लेस नहीं हुआ होगा, इररिडीमेबल है तो इसका डिविडेंड ऑलरेडी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से लेस नहीं हुआ होगा, हमें खुद करना होगा, ठीक है, ये हमारा काम है। अच्छा, देखते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं। $1 बिलियन का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, और एक शेयर की 5 सेंट। बचपन में आपने F3 पढ़ा है, F3 में आपने सबने पढ़ा है कि इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट पार वैल्यू। चाहो तो लिख भी लो ये, वरना याद रखना, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट पार वैल्यू, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट पार वैल्यू, सही है। तो आपका शेयर कैपिटल है 1 मिलियन और पार वैल्यू है 0.25, 25 सेंट का मतलब 0.25। तो शेयर कैपिटल डिवाइड बाय पार वैल्यू करोगे, यानी 1 मिलियन डिवाइड बाय 0.25 करोगे तो 40 लाख, 4 मिलियन शेयर आ जाएंगे। इसका मतलब कान खोलो, अब मैं रियल शेयर्स की बात करता हूं, अभी सबको छोड़ो इमेजिनरी को। रियल शेयर्स हमारे कांस्टेंट है, कोई राइट इशू नहीं है, कोई बोनस इशू नहीं है, कोई फुल मार्केट, कोई शेयर्स नए इशू ही नहीं हुए। इसका मतलब पहले साल, दूसरे साल, तीसरे शेयर्स ही हैं। तो बेसिक ईपीएस निकालते वक्त तो एक सिंपल 4 मिलियन से डिवाइड कर देना, समझ लो, या 3 जीरो हटा के अगर बात कर रहे हो, 3 जीरो हटा के बात कर रहे हो तो 4,000, 3 जीरो हटा के बात कर रहे हो तो 4,000, सही है। ओके,
तो बेटा बेसिक ईपीएस में कोई मजदूरी नहीं है, ना क्वेश्चन में राइट इशू है, ना बोनस इशू है, ना फुल मार्केट प्राइस इशू तो है ही नहीं। तो बेटा कांस्टेंट आपके पास 4000 शेयर्स हैं, हर साल आपके 4000 शेयर दिए, सही है, ठीक है। तो बेसिक ईपीएस के लिए देख लो, यहां भी आपके पास 4000 शेयर्स हैं, देखें यहां भी 4000 शेयर्स हैं और यहां भी आपके पास 4000 शेयर्स हैं। तो बेसिक ईपीएस के लिए आपके पास कांस्टेंट शेयर्स हैं, आपके पास कांस्टेंट शेयर्स हैं। बेसिक ईपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास बिल्कुल कांस्टेंट शेयर्स हैं। ओके, पक्का। तो बेसिक ईपीएस पहले मैं आपके लिए निकालूंगा, इतना मुश्किल भी नहीं है, देखते हैं। चलो, बच्चे ने कहा सर ये रहा इनकम स्टेटमेंट, देखो दोनों सालों की इनकम स्टेटमेंट गिवन है। सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो तैयार गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो तैयार गिवन है। मैंने कहा मुझे पता है, लेकिन बेटा ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईपीएस में डायरेक्ट यूज नहीं होगा, क्योंकि इस सवाल में ये चीज भी है, देखो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड ऑलरेडी लेस नहीं हुआ होता। तो मैं पहले इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड लेस कर दूं। 5 लाख इंटू 10% है, देखो ये देखो, यहां मैंने लिखा 2000, ये 2 है, ये 2001 है, ठीक है। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 7 लाख, और इसका है 641773। अब इसमें से मैंने लेस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड, देख लो, हाँ इसमें से मैंने लेस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके, कितना होगा, 5 लाख का शेयर कैपिटल इंटू 10%, 5 लाख इंटू 10%, ये 50,000 यहां से और 50,000 यहां से, ठीक है जी। ये देखो, ये आ जाएगा प्रॉफिट्स फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का प्रॉफिट आ गया, यानी वो प्रॉफिट आ गया जिस पर किसी का हक नहीं है सिवाय ऑर्डिनरी। तो 7 लाख में से 50,000 लेस करो, सही, और 641773 में से 50,000 लेस करो, ठीक है बेटा। ये बेसिक ईपीएस के लिए प्रॉफिट निकाल लिया है। बेसिक ईपीएस के लिए हजरात आपके सामने प्रॉफिट निकल चुका है, बेसिक ईपीएस के लिए आपके सामने प्रॉफिट आ चुका है। बच्चे ने कहा काइंडली बेसिक ईपीएस भी निकाल दे, मैंने कहा निकाल देता हूं। बेसिक ईपीएस में कोई बड़ी मजदूरी नहीं होगी, ये देखें, फिर लाइन ड्रॉ किया, ये 2002 का और ये 2003 का, देखते रहें। मैंने यहां लिखा बेसिक ईपीएस, ऊपर अर्निंग्स नीचे शेयर्स, ऊपर अर्निंग्स नीचे शेयर्स। 2002 की अर्निंग है 6.5 लाख, एक्चुअल जीरोस भी के साथ ही लिख देता हूं। और शेयर्स कितने हैं बेटा, यहाँ 4 मिलियन शेयर्स, एक कांस्टेंट शेयर्स है, शेयर्स में कोई चेंज नहीं है। आंसर निकाल के बता देना। इधर की अर्निंग कितनी है, 591773, इधर की अर्निंग है 591773, और इसके भी शेयर्स वही सेम रहेंगे। बेसिक ईपीएस में कोई नया इशू नहीं हुआ, तो डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। ओके, चलो आप लोग अपना अपना आंसर दो मुझे, मैं अपना निकालता हूं। एक आ रहा है 16.25 सेंट्स, ये आ रहा है 16.25 सेंट्स। ओके, चलो ये भी निकाल लेते हैं। 773, 14.79 सेंट्स, ठीक है। ये मैंने आपकी खिदमत में बेसिक ईपीएस निकाल दिया है, बेसिक ईपीएस निकाल दिया है मैंने आपके सामने। सिर्फ एक काम किया, अभी बेसिक ईपीएस निकाल दिया है। सवाल की मैंने हमेशा बोला है पिक्चर लेनी है तो ले लिया करो। बेसिक ईपीएस बहरहाल मैंने आपके सामने कैलकुलेट कर दिया है, बेसिक ईपीएस बहरहाल कैलकुलेट कर दिया है। एक आध मिनट के लिए चुप हो रहा हूं।
ठीक है, अब आ जाओ, दिमाग को हाजिर करो। अब हम बात करते हैं डायल्यूटेड ईपीएस पे। कल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, और ये बात जहन में रहनी चाहिए। डायल्यूटेड ईपीएस पढ़ते वक्त पोटेंशियल मुआहिदा जहन में रखो, पोटेंशियल मुआहिदा, और मैंने पोटेंशियल ऊपर थोड़ा डिस्कस भी किया है। पहले 2001 पे बात करते हैं। देखो 2001 में कन्वर्टेबल लोन नोट साल के शुरू में थे ही नहीं। कन्वर्टेबल लोन नोट 1 अप्रैल 2001 को इशू हुए हैं। कन्वर्टेबल लोन नोट यहां इशू हुए हैं 1 अप्रैल X1 को इशू हुए हैं। 1 अप्रैल X1 को इशू हुए हैं 2000। जरा गौर करें, 2001 में कन्वर्टेबल लोन नोट 1 अप्रैल X1 को इशू हुए हैं। तो जरा आंखें खोल कर देख लो, पूरा साल तो पोटेंशियल ही नहीं थे। तो मैंने आपसे कहा भी था कि हम 6-9 महीने का इस बार इम्पैक्ट लेंगे। कितना लेंगे? 9 महीने का। ठीक है, तो अब कैसे इम्पैक्ट लेंगे मैं आपको बताता हूं। देखो सुनो, एक चीज सबसे पहले मैंने यहां शुरू किया। देखो मैंने इधर लिखा नंबर ऑफ शेयर्स फ्रॉम कन्वर्जन, नंबर ऑफ शेयर्स फ्रॉम कन्वर्जन। बेटा ऊपर मैंने आप लोगों को निकलवा दिए थे। देखो इधर देखो, इधर देखो, ये थे 1250 इंटू 1.24, 1550 शेयर। याद है? यहां भी लिखे हुए हैं 1550 और यहां भी। तो टोटल 1550, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने बनते हैं? 1550। इधर देखो, अगर पूरे जीरोस के साथ लिख दो तो इस तरह लिख देंगे। इसको भी 9/12 कर दो। ठीक है, और फिर है इंक्रीमेंटल आफ्टर टैक्स सेविंग्स। ये 2001 के लिए कर रहा हूं मैं, इधर करूंगा 2002 के लिए। ठहरो, यहां देखो, इंक्रीमेंटल आफ्टर टैक्स सेविंग्स। बताओ, लोन था 12.5 लाख का, था 8%, इंटरेस्ट रेट था 8%। क्या कोई टैक्स रेट है कुछ? हाँ ये रहा 30%। टैक्स रेट कितना है? 30%। वेरी गुड। तो बेटा जरा एक बात सोचें, 12.5 लाख इंटू 8% किया, 12.5 लाख इंटू 8% किया, सामने देखें, 12.5 लाख इंटू 8% किया, ये पूरे साल का इंटरेस्ट आ गया। लेकिन मुझे इंटरेस्ट को भी तो 9/12 करना पड़ेगा। जब ऊपर 9/12 किया, जब शेयर्स को 9/12 कर रहा हूं, तो इंटरेस्ट को भी 9/12। चलो भाई, ये पहले इंटरेस्ट का अमाउंट निकालो, फिर टैक्स सेविंग बताता हूं। करो। 75,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। ये 75,000 रुपए का इंटरेस्ट आया। लेकिन ये बेटा मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा अपने जेब में नहीं जाएगा। 30% गवर्नमेंट ले जाएगी। 30% कौन ले जाएगा? बोलो, गवर्नमेंट। तो अपने जेब में जाएगा 70%। देख लो, तो ये आ जाएगा 75,000 का 70%, 52,500। 52,500 सही है। तो ये दो चीजें मैंने निकाल दी। अच्छा, ये 15,500 का 5 इंटू 9/12 ये भी कर लो। इसके शेयर्स कितने आए बोलो? 1162,500। सही है। अच्छा बेटा देखो, 2001 में मेरी बात सुने प्यारे बच्चों, 2001 में मैंने 9-9 महीने का इम्पैक्ट लिया है। 2001 में मैंने 9-9 महीने का इम्पैक्ट लिया है। 2001 में मैंने 9-9 महीने का इम्पैक्ट लिया है। लेकिन 2002 में पूरा पूरा साल ये पोटेंशियल है। 2002 के बिगनिंग में तो कन्वर्टेबल लोन नोट इशू हो गए थे ना। 2002 के बिगनिंग में तो कन्वर्टेबल लोन नोट इशू हो गए थे। तो अब मैं पूरे पूरे साल का इम्पैक्ट लूंगा, यानी फ्रॉम कन्वर्जन पूरे लिखूंगा। देखो पूरे 1550, ठीक है, शेयर्स। और इंक्रीमेंटल आफ्टर टैक्स सेविंग ये देख लो, यहाँ 12.5 लाख का डायरेक्ट 8% लूंगा। डायरेक्ट 8% लूंगा। तो देखो करके बताता हूँ। पूरा 1 लाख आया। हाँ ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरे 1 लाख का जब इंटरेस्ट सेव होगा तो 1 लाख से प्रॉफिट बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो बीच में 30% टैक्स डिपार्टमेंट ले जाएगा। तो अपने जो बटवे में अपने जेब में बचेगा वो 70% बचेगा। तो ये हो जाएगा 70,000। सही है, ओके। तो बेटा देखो, दोनों सालों के इंग्रेडिएंट्स तैयार कर दिए हैं। दोनों सालों में कितने कितने शेयर्स लेने और कितना कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेना है, ये भी आपके सामने है। ये भी आपके सामने है। ओके, पक्का। अब मुझे चुपचाप डायल्यूटेड ईपीएस निकालना है, जो कि हमेशा बेसिक ईपीएस की कंटिन्यूएशन में निकलता है। देख लो,
ये बेसिक ईपीएस यहाँ निकला हुआ है, चेक कर लें, वर्किंग आपके सामने है। वर्किंग आपके सामने है। अब देखो मैं डाइल्यूटेड निकालूं, कल का डायलॉग बोलूं, डाइल्यूटेड निकाल लूं। हाँ भाई, चलो मैं यहां निकाल रहा हूं, इधर देखें, इधर देखें, इधर लिख रहा हूं मैं 2001 का यहां निकाल रहा हूं, सही है। डाइल्यूटेड ईपीएस सब देखें यहां, डाइल्यूटेड ईपीएस हमेशा बेसिक की कंटिन्यूएशन में निकलता है। बेसिक का फ्रैक्शन देखो, इसका यहां था, इस तरफ लिखा था मैंने, देखो ये रहा इसका बेसिक का, ये रहा इसका बेसिक का 591773, 591773 डिवाइडेड बाय 4 मिलियन शेयर्स, याद है, प्लस यहां भी प्लस, प्रॉफिट इसका बढ़ेगा 52,500 का देख लो, और शेयर्स बढ़ेंगे 1162,500। जरा कोई एक बच्चा इसका डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल के दिखाए, जरा कोई एक बच्चा इसका डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल के दिखाए, पहले जल्दी मुझे भेजे बेटा, डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल के दें प्लीज। $12.47 पर शेयर, 12, ये देखो ये आया 12.47 सेंट्स पर शेयर, ये आया है, ठीक है। ये 2001 का आया, और देखो 2001 में पहले था 14.79, अब हो गया 12.4, डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूट हो गया, इसका मतलब वाकई बुराई है, बुराई है तो रिपोर्टेबल है, याद है। अब अगली बात सुनो, इधर 2002 का निकालता हूं, इधर 2002 का निकाल के देता हूं तुम्हें, डाइल्यूटेड ईपीएस, ठीक है। बताओ 2002 का क्या फ्रैक्शन था, ये रहा 6.5 लाख अपॉन 4 मिलियन, ऑलरेडी बेसिक का फ्रैक्शन था 6.5 लाख डिवाइडेड बाय 4 मिलियन, ओके, ऐसा ही था पक्का, प्लस और प्लस, नया प्रॉफिट कितना है इसका 70,000, नया प्रॉफिट है 70, और नए शेयर्स होंगे इसके 1550, ये रहे देखो 1550, 15, चलो बेटा जरा काइंडली इसका डाइल्यूटेड ईपीएस भी निकाल के दें, ये वाला डाइल्यूटेड 12.97 पर शेयर, 12.97 पर शेयर, ये आया 12.97 सेंट्स पर शेयर, ओके, सही, हाँ, ये रहा बेटा आपके सामने सोल्यूशन पूरा। क्वेश्चन मैंने कल आपको दे भी दिया था, कल भी आपने कॉपी करा था, मैंने हमेशा से बोला है कि क्वेश्चन की एक पिक्चर अपने सामने रखा करें, क्वेश्चन की एक पिक्चर अपने सामने रखा करें, देख लें, ठीक है। हाँ, अब ये मुझे बताएं एक मैसेज करके, जो जो अटेंड कर रहा है क्लास, हर एक से कह रहा हूं, बताएं आप क्वेश्चन समझ गए, ये क्वेश्चन आप समझ गए, बता दें। इसमें कल वाले एक दो कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हुए हैं, बेसिक ईपीएस इसका मुश्किल नहीं था, बेसिक ईपीएस का कोई काम नहीं था, असल डाइल्यूटेड का काम करा है, बेसिक का कोई काम नहीं था, असल डाइल्यूटेड का काम करवाया है। हाँ, एक बच्चे ने सवाल किया है कि वो जो शेयर कैपिटल को शेयर्स में कैसे कन्वर्ट किया, देखो एक उसूल सुन लो, F3 में हम सबने पढ़ा है कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल या कोई भी शेयर कैपिटल होता है वो ऑलवेज ऑलवेज रिकॉर्ड होता है फेस वैल्यू पे,
शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू। तो देखो क्वेश्चन में यूं लिखा था ना, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, देखो $1 मिलियन, ये फेस शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल डॉलर्स में होगा ना, पैसों में होगा। $1 मिलियन शेयर कैपिटल इन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 25 सेंट्स ईच, ऑफ 25 सेंट्स का मतलब ईच, तो 25 सेंट्स का मतलब होता है $0.25। तो अगर आप शेयर कैपिटल को डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू करोगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। तो शेयर कैपिटल 1 मिलियन है, डिवाइडेड बाय 0.25 करोगे तो आपके पास 4 मिलियन शेयर आ जाएंगे। 4 मिलियन शेयर्स आपके पास आ जाएंगे, 4 मिलियन शेयर्स आपके पास आ जाएंगे। ओके राइट, ये मामलात हो जाएंगे, ये मामलात हो जाएंगे। ठीक है, तो बहरहाल ये भी रिकमेंडेड है कि चीजें आपने वापस से करनी है। अच्छा जी, ये कुछ इसकी एंडिंग नोट है। एंडिंग नोट यानी कुछ थियोरेटिकल डिस्कशन है। ये कुछ डिस्कशन रेशियोज टाइप की भी है। रेशियोज एक बहुत बड़ा चैप्टर है हमारे कोर्स में, उसमें भी ये चीजें आएंगी। इधर भी मैं आपको बता दूं कि ईपीएस की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ हद तक ये लोग इससे गुमराह भी हो जाते हैं। ईपीएस की वजह से लोग गुमराह भी हो जाते हैं, तो वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। सुनो, EPS is used primarily as a measure of profitability, so an increasing EPS is seen as good sign। मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये EPS अर्निंग पर शेयर हकीकत में शेयर होल्डर के दिलों की धड़कन होती है। अर्निंग पर शेयर हकीकत में शेयर होल्डर के दिलों की धड़कन। ईपीएस ऊपर जाता है तो शेयर प्राइस ऊपर जाती है, मार्केट में कॉन्फिडेंस आ जाता है उस शेयर पे लोगों का। ईपीएस नीचे जाता है तो शेयर प्राइस भी नीचे जाती है। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट। अब आगे लिमिटेशन इसकी बताता हूँ। द लिमिटेशन ऑफ ईपीएस मे बी लिस्टेड एज फॉलोज। In times of rising prices, EPS will increase as profit increases. Thus, an improvement EPS should be viewed in the context of the, सही है, वेरी गुड वेरी गुड। मेरी बात सुने, आपको शायद ये पता हो इन्फ्लेशन का मसला। एक मिनट, एक बंदा पिछले साल ₹1000 कमा रहा था, इस साल भी, ये 2018 में भी ₹1000 कमा रहा था और 2019 में भी ₹1000 कमा रहा था। बजाहिर बजाहिर वो सेम कमा रहा है, तो देखने वाला तो बोलेगा उसकी परफॉर्मेंस सेम है, लेकिन हकीकत में उसकी रियल इनकम गिर गई है, क्योंकि ₹1000 की जो लास्ट ईयर वैल्यू थी वो आज नहीं है। और अपने मुल्क में तो, पाकिस्तान में तो बहुत बुरा हाल है इसका। मान लो हमारी तो करेंसी पिट गई ना, हमारा तो जो एक्सचेंज रेट का इशू हुआ है, यानी कुछ ही एक आध साल पहले ही डॉलर ₹100 ₹105 होता था, हमें याद है, अब 140। हाँ, आप कहीं फॉरेन भी जाओ तो आप शॉपिंग करते वक्त पहले तो आप ₹100 से ही आसपास मल्टीप्लाई कर देते, राउंड ऑफ भी कर देते थे। अब तो 140, यानी पूरा आधे 50% का एक समझ लो इम्पैक्ट आ गया है। तो आप यूं सोचें बेटा कि लास्ट टाइम वाले ₹1000 और आज के ₹1000 में जमीन आसमान का फर्क है। तो बजाहिर ये सेम नजर आ रहा है, लेकिन रियल परफॉर्मेंस तो गिर गई है ना। तो अब आप कंपनी पर रख के सोचें, कंपनी का ईपीएस भी लास्ट टाइम ₹10 था, इस साल भी ₹10। तो देखने वाला तो बोलेगा यार कंपनी नॉर्मल चल रही है, ना बढ़ रही है ना गिर रही है, लेकिन हकीकत में गिर चुकी है ना, क्योंकि लास्ट टाइम के ₹10 और इस टाइम के ₹10 में फर्क है ना। हाँ, तो इन्फ्लेशन की वजह से भी ये ईपीएस हमें गलत सिग्नल देता है, ईपीएस हमें गलत सिग्नल दे रहा होता है। सही है, राइट नाउ where there is a, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, where there is a new share issue of for cash say halfway through the year, the new shares are included for the half year, यानी डिनोमिनेटर में भी आधे साल का इंपैक्ट आएगा, डिनोमिनेटर में भी आधे साल का इंपैक्ट आएगा। however in practice, और से सुने, new project funded by that cash does not begin generating normal returns immediately, so a new share issue is often initially accompanied by a decrease in EPS। बिल्कुल भी मत डरें, याद करो एक मिनट, जब तुम ईपीएस निकालते थे और अगर साल के बीच में फुल मार्केट प्राइस इशू होता था, साल के बीच में फुल मार्केट प्राइस इशू होता था, तो आप डिनोमिनेटर में भी 6 महीने का इंपैक्ट लेते थे, याद है। और टीचर आपको यूं बोलता था कि डिनोमिनेटर में आप 6 महीने का इंपैक्ट इसलिए ले रहे हो, डिनोमिनेटर में 6 महीने का इंपैक्ट इसलिए ले रहे हो क्योंकि न्यूमरेटर में प्रॉफिट भी 6 महीने का शामिल है। न्यूमरेटर में उस नए प्रोजेक्ट ने 6 महीने कमा के दिया है ना, यही तो बोलते थे, हम भूल गए। फुल मार्केट प्राइस इशू में ये बात नहीं बोलते थे कि आपने ईयर के मिड में अगर नए शेयर इशू किए फुल मार्केट प्राइस इशू वाले, तो ईयर के मिड में पैसों से भरा हुआ पैकेट आया है, और वो पैसों से भरा हुआ पैकेट
सिर्फ 6 महीने वो पैसों से भरा हुआ पैकेट सिर्फ 6 मंथ्स आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। सही, तो जब ऊपर 6 महीने लिया तो नीचे भी 6 महीने लेते हो। ठीक है, यही करते थे। ये तो एक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक और एक्सप्लेनेशन भी है टेक्निकल, जो एक थियोरेटिकल है। जरा सुने, आपने ईयर के मिड में नए शेयर इशू किए और उस पैसे को, तवज्जो, उस पैसे को एक नए प्रोजेक्ट में डाला, नए प्रोजेक्ट में। तो बड़े बूढ़े एक बात बोल के मरे, बड़े बूढ़े एक बात बोल के मरे कि नया प्रोजेक्ट डायरेक्ट एकदम कमा के नहीं देता। वो तो ऋतिक रोशन था जो पहली मूवी से हिट हो गया था। हाँ, वरना नॉर्मली डायरेक्ट पहली मूवी से बंदा हिट नहीं होता भाई। आप नया काम शुरू करते हो, स्लो चलता है, शुरू का टाइम स्लो का होता है। तो डिनोमिनेटर तो आपका बढ़ गया, डिनोमिनेटर तो एकदम बढ़ गया, लेकिन न्यूमरेटर में वो तेजी नहीं आई होगी। न्यूमरेटर में वो तेजी नहीं आई होगी क्योंकि नया प्रोजेक्ट एकदम कमा के नहीं देता। तो डिनोमिनेटर तेजी से बढ़ा होगा और न्यूमरेटर स्लो बढ़ा होगा, तो ईपीएस गिरता है। तो याद रखना, जब भी आप नया शेयर इशू करते हो तो उसकी वजह से ईपीएस गिरता है। देखो ये पढ़ लो, ये पढ़ो अंग्रेजी, पढ़ो इसको, सोचो, फिर पढ़ो और सोचो। अब उसके बाद ईपीएस इज डिपेंडेंट, वेरी गुड यार, बड़ा, ईपीएस इज डिपेंडेंट ऑन अर्निंग, जबरदस्त भाई। ईपीएस निकालने के लिए आप जाते हो इनकम स्टेटमेंट, कहाँ जाते हो? ईपीएस निकालने के लिए हजरात आप लोग जाते हैं इनकम स्टेटमेंट। हाँ, इनकम स्टेटमेंट से उठाते हो ना। और इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट कौन सा रिलायबल है? उसमें गबन हो सकता है, उसमें चोरी हो सकती है, वो झूठा प्रॉफिट हो सकता है। कैसे? सुनिए और दिल के कानों से सुनिए। इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट निकालते वक्त 10 किस्म के अंदाजे भी यूज होते हैं। इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट निकालते वक्त 10 किस्म के अंदाजे भी यूज होते हैं, 10 किस्म के अंदाजे भी यूज होते हैं। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन आती है, वो अंदाजा है। यूजफुल लाइफ अंदाजा है, स्क्रैप वैल्यू अंदाजा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अंदाजा है, प्रोविजन फॉर वारंटीज अंदाजा है। तो आप सब जानते हैं जहां अंदाजा आता है वहां फ्रॉड का दरवाजा खुल जाता है। तो इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट के प्रॉफिट में मैनिपुलेशन हो सकती है, और जब प्रॉफिट में मैनिपुलेशन हो सकती है तो ईपीएस भी गलत आ सकता है। तो ईपीएस को इतना सच्चा मत मानना, इसमें हेराफेरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब अगला पॉइंट, an earning figure should never be used as a single key performance measure. This is to take far too simplistic an approach to perform. हाँ भाई साहब, कुछ लोग बिल्कुल अंधे हो गए, ईपीएस पे भरोसा कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ ईपीएस थोड़ी, और 10 किस्म के रेशियोज भी देखने चाहिए, गियरिंग देखनी चाहिए, कंपनी की लिक्विडिटी चेक करनी चाहिए। तो बाकी चीजों को देख के फिर पूरा डिसीजन लेना चाहिए। सिर्फ ईपीएस पे डिपेंडेंट, ईपीएस एक इंडिकेटर है यार। तो ये बड़ी गलत शेयर होल्डर की परसेप्शन है, जो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते, सिर्फ ईपीएस पे पागल होते हैं। तो वो ओवरऑल पिक्चर देखो, यानी बाकी रेशियोज भी कंपनी के देखो। ठीक है, अच्छा। An entity's earnings may be are affected by the choice of its accounting policies, therefore it may not always be appropriate to compare the EPS of different companies. बिल्कुल सही है। दो इदारे हैं, दो कंपनीज हैं, आप उनका ईपीएस कंपेयर कर रहे हो। तवज्जो सुनो, पहली कंपनी यूज कर रही है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दूसरी कंपनी यूज कर रही है एवरेज कॉस्ट। तो बेटा अगर दोनों के ये अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट है तो अब इनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि आप सबने बचपन में पढ़ा हुआ है कि फीफो और एफ को यूज करने से प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ता है। फीफो यूज करो या एफ को यूज करो, उससे प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ता है। हाँ, इसी तरह कान खोलो, कान खोलो, एक इदारा कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा है आईएस 16 का, दूसरा इदारा रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा है। एक इदारा कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा है, दूसरा रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा है, तो दोनों के डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस में फर्क होगा। हाँ, तो अब ये कंपैरिजन लाइक विद लाइक नहीं है, अब ये कंपैरिजन लाइक विद लाइक नहीं है। ओके, ये भी ईपीएस की एक बुराई है। देन ये बुराई सुनो, EPS is an historical figure based on historical accounts and therefore it does not necessarily to have a, बिल्कुल सही है भाई। बेटा कान खोल के एक बात सुन लो, कितनी बार बताया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑलवेज फॉर पास्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑलवेज फॉर पास्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बेटा गुजरे हुए कल के लिए होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो गुजरे हुए कल के लिए होती है। हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग गुजरे हुए कल के लिए होती है। हाँ, तो हम गुजरे हुए कल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ईपीएस निकाल रहे हैं, गुजरे हुए कल के प्रॉफिट से हम ईपीएस निकाल रहे हैं, और उससे हम आने वाला कल प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो ये तो मुनासिब बात नहीं है ना। यानी ये तो ऐसा ही हुआ
कि जो पास्ट में हुआ था क्या वही फ्यूचर में होगा? नहीं, फ्यूचर इज हाईली अनसर्टेन। तो ये कोई फ्यूचर, इसकी बेसिस पर फ्यूचर डिसाइड करना मुनासिब बात नहीं है। इसकी बेसिस पर फ्यूचर डिसाइड करना मुनासिब बात नहीं है। ये कुछ तनकीदें थी जो इसके ऊपर हम कर सकते हैं। ये कुछ तनकीद थी जो इसके ऊपर हम कर सकते हैं। ठीक है, अब एक दो बातें एंडिंग नोट की सुन लो। ये बात याद रखना, कभी नहीं भूलना बेटा, ईपीएस एक ऐसी चीज है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, फेसबुक पे भी लगाई थी, कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप से भी भेजी थी। वो एसओसीआई वाली मेरी ओसीआई की एक वीडियो आप लोगों को भी भेजूंगा, अगर वैसे तो मेजोरिटी बच्चों ने देख ली है, लेकिन वो देखें। रिसर्च ये कहती है, मेरी तरफ देख के सुने, रिसर्च ये कहती है कि समझ लो जो शेयर होल्डर के घर पे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाती है ना, तो वो इनकम स्टेटमेंट वाला पेज जरूर खोलता है। रिसर्च ये कहती है कि शेयर होल्डर इनकम स्टेटमेंट वाला पेज जरूर खोलता है, इनकम स्टेटमेंट वाला पेज जरूर खोलता है, नफे वाला जिसको हम बोलते हैं, नफे वाला, नफे वाला। तो अब IAS 33 ने क्या करा है बताओ? IAS 33 ने कहा ईपीएस इस कदर अहम परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, ईपीएस इस कदर अहम परफॉर्मेंस इंडिकेटर है कि ये इनकम स्टेटमेंट वाले पेज पर कंपनी कंप्यूट करके दिखाती है इनकम, ताकि जैसे ही शेयर होल्डर इनकम स्टेटमेंट का पेज खोले फौरन उसको ईपीएस नजर आए। हमेशा देख लेना, आप लोगों ने अगर पब्लिश्ड अकाउंट देखे तो इनकम स्टेटमेंट वाले पेज पर उसी वक्त आपको नीचे ईपीएस नजर आ रहा होता है, ईपीएस नजर आ रहा होता है, उसी वक्त ईपीएस नजर आ रहा होता है। तो याद रखना, ये बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस ये मेन इनकम स्टेटमेंट वाले पेज पे दिखाना जरूरी होता है। याद रखना, मेन इनकम स्टेटमेंट वाले पेज पर दिखाना जरूरी होता है। सही। अब बेटा यहां से अब आप लोगों के ऊपर एक चीज ड्यू हो गई है जो कि लाजमी आप लोगों ने करनी है, जिसके बगैर कोई चारा नहीं है, यानी फिर पढ़ने का फायदा ही नहीं है माजरत के साथ, और वो है बुक रीडिंग। अब पहला IAS 33, आप बुक के इंडेक्स में जाएं, शायद चैप्टर नंबर 14 है, कैपलिन की बुक का चैप्टर नंबर 14 है, इसको पढ़ लीजिएगा, आराम से पढ़ें, पक्का हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, पढ़ोगे सीखने को मिलेगा, छोटे छोटे सवाल आएंगे, पढ़ना एक्सेलेंट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, राइट। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक और स्टैंडर्ड है, एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आप सब ने अपनी जिंदगी में एक दो बार बच्चों ने पढ़ा हुआ होता है। ये स्टैंडर्ड हर बच्चे ने पढ़ा हुआ होता है, ऐसा नहीं होता कि ये स्टैंडर्ड किसी ने ना पढ़ा हो। उसका नाम है IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये लेवल्स में ही पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा एक छटाक O लेवल्स में ही पढ़ाया जाता है, F3 में भी हम लोग पढ़ाते हैं, और FA2 के भी बेसिक पेपर्स में भी बताया जाता है, तो काफी जगह बच्चा पढ़ता है इसको। सही है, ओके। तो IAS 16, पहला सवाल, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किन एसेट्स पर अप्लाई होता है, इसका स्कोप क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किन एसेट्स पर अप्लाई होता है, देखो पढ़ लो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटिटी फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। पहली बात यह है कि वो एसेट जो हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट दे, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट दे। सही है, यानी ये इन शॉर्ट नॉन करंट एसेट, इन शॉर्ट नॉन करंट एसेट। लेकिन क्यों लिए? फॉर यूज, ये इसका मेजर बात है, फॉर यूज इन दी प्रोडक्शन, फॉर यूज इन दी प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी अपने अपनी प्रोडक्शन के कामों में यूज करने के लिए, सप्लाई के कामों में यूज करने के लिए, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, ये सब पर्पसेस के लिए। जैसे हमारी वो बिल्डिंग, जैसे हमारा मिर्चा वाला का कैंपस है, तो मिर्चा वाला का जो कैंपस है वो हम यूज करने के लिए लिया है ना हमने, हाँ यूज कर रहे हैं ना, उसके थ्रू हम अपना पूरा बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, तो हमारी एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है, तो उस कैंपस पे IAS 16 लगेगा। मिर्चा वाला में जो चेयर्स पड़ी हैं उन सब पे IAS 16 लगेगा। हमारे यहाँ जो स्प्लिट यूनिट लगे हैं वो भी हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड दे रहे हैं, और वो भी हमने यूज करने की नीयत से लिए, IAS 16 लगेगा। हमारे व्हाइट बोर्ड्स, उन पे IAS 16 लगेगा। हमारी गाड़ियां, उस पे वो भी यूज करने के लिए, हम लोग ने बेचने के लिए गाड़ियां नहीं ली, हमने बेचने के लिए गाड़ियां नहीं ली, हमने यूज करने के लिए गाड़ियां ली हैं, तो उस पे भी IAS 16 लगेगा। हाँ सही। हमारे ऑफिस इक्विपमेंट्स, हमारे PCs, हमारे कंप्यूटर्स, इन सब पे IAS 16 लगेगा, IAS 16 लगेगा। सही है। तो मेजर इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? वो यूज करने की इंटेंशन से एसेट लिया हो बिजनेस में,
बच्चे ने कहा यार एक हल्का सा यहाँ लिखा है फॉर रेंटल टू अदर्स, क्या रेंट पे देने के लिए भी लिया हो? हाँ, रेंट पे देने वाला एसेट पे भी IAS 16 लगेगा, लेकिन वो बिल्डिंग नहीं होगी, क्योंकि बिल्डिंग अगर रेंट पे देने के लिए लिए तो मैं एक IAS आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अगला ही IAS है IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो अलग है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी, कोई बिल्डिंग या कोई शॉप या कोई रेंट यानी कोई बिल्डिंग प्रॉपर्टी आपने रेंट पे देने के लिए लिए तो उस पर IAS 40 लगता है, उस पर IAS 40 लगता है। तो यहाँ क्या है, रेंटल टू अदर्स, ये कोई और कोई भी मशीन वगैरह आपने रेंट पे देने के लिए लिए, गाड़ियां रेंट पे देने के लिए लिए तो उन पे IAS 16 लग जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नहीं होगी, पहले याद रखना, प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये सख्ती से याद रखना, क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट IAS है। बहरहाल आप लोग अपने जहन में मोटी मोटी बात ये रखें, वो एसेट जो हमने अपने बिजनेस में यूज करने के लिए लिए, बिल्कुल शॉर्ट, वो एसेट जो हमने बिजनेस में यूज करने के लिए लिए उस पर IAS 16। अब ये है रिकग्निशन क्राइटेरिया, ये है रिकग्निशन क्राइटेरिया। भाई वो कौन सा दिन होगा जिस दिन IAS 16 वाला एसेट हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे? वो कौन सा दिन होगा जिस दिन हम IAS 16 वाला एसेट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे? जब इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विद द एसेट विल फ्लो टू द एंटिटी, जब प्रोबेबल चांसेस होंगे कि वो एसेट हमें फायदा पहुंचाएगा, जब प्रोबेबल चांसेस होंगे कि वो एसेट हमें फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। एक बात करूं, बड़ी कॉमन सेंस की बात है, और अब हल्का हल्का अपने आप को ग्रो करो, हल्का हल्का अपने आप को ग्रूम करो। ये हम लोग एडवांस लेवल पे पढ़ाते हैं, जो P2 लेवल होता है, जो SBR लेवल होता है, जो आपका अगला स्टेज होगा ना, उसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके पास पेपर में लिखा होता है। और वो बड़ी जबरदस्त बात करता है, वो कहता है ये कॉमन सेंस की बात है। आज अगर मैं 1 करोड़ रुपए का एक एसेट खरीद रहा हूँ, या 50 लाख रुपए का एसेट खरीद रहा हूँ, या 50,000 रुपए का भी एसेट खरीद रहा हूँ, जब मैं इतनी बड़ी कीमत अदा कर रहा हूँ, तो मैं घास तो नहीं खाता ना, इसीलिए कर रहा हूं कि मुझे इससे फायदा होगा, इसीलिए कर रहा हूं कि मुझे इससे फायदा होगा। तो जब आप कोई चीज की कीमत अदा कर रहे होते हो तो ये इस बात की दलील है कि उससे आपको फायदा होगा, डीम बात है, ये डीम बात है। तो बोला ये कंडीशन ऑटोमेटिकली मीट होती है, ये पहली कंडीशन ऑटोमेटिकली मीट होती है। यानी हमने कोई चीज अगर स्पेशली खरीद रहे हैं तो उससे हमें फायदा होगा तभी तो खरीद रहे हैं। और फायदा का ये मतलब नहीं है डायरेक्ट पैसे मिलेंगे, यूज में आ रहा हो, आपको हेल्प कर रहा हो किसी काम में, सही, राइट। जैसे अगर हमारे जो स्टूडेंट है, वो हमें क्या इसलिए पैसे देते हैं कि यार वो स्प्लिट यूनिट के हम आपको इतनी फीस दे रहे हैं, नहीं, इस ये वो तो पूरे कॉम्बो के लिए देते हैं ना, तो स्प्लिट यूनिट भी हमें एक हेल्प कर रहा होता है। हाँ, सही। तो नंबर 1 क्या है, प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, एंड नंबर 2 द कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, द कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अगर कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं होगी तो आप एंट्री कैसे बनाओगे? आपने सब ने बचपन में पढ़ा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फकत वही चीजें रिकॉर्ड होती हैं जो मॉनेटरी वैल्यू में अकाउंट फॉर हो सके, ठीक है। तो दो शर्तें हैं, प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट और कॉस्ट लाइवली मेजर्ड। अब एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैंने आज एक एसेट खरीदा, ठीक है, लेकर आया, तो लड़के उठा के ला रहे थे, लड़के उठा के ला रहे थे और उन्होंने गिरा दिया, लड़के उठा के ला रहे थे और उन्होंने गिरा दिया, और ऐसा गिराया ना कि वो एसेट चूरा चूरा हो गया, बिल्कुल चूरा चूरा हो गया। तो अब तो मेरे किसी काम का ही नहीं है ना, तो अब उससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होगा, तो अब ऐसे एसेट को हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते, अब एकदम राइट ऑफ करना होगा। अब एकदम क्या करना होगा, राइट ऑफ करना होगा, एकदम राइट ऑफ करना होगा। ओके, चलो, अब मैं आपके सामने कुछ, अब इल्मी बहस होगी, हाँ भाई, अब हाजिर रह के सुनना है, बातें जरा हल्की सी एडवांस ही होंगी। सवाल ये क्या, जब हम एक नॉन करंट एसेट खरीदते हैं, सुनिए, एक नॉन करंट एसेट खरीदते हैं, प्लीज बच्चों गौर से, तो डिफरेंट टाइप की कॉस्ट लग रही होती है। जब हम एक नॉन करंट एसेट खरीदते हैं तो डिफरेंट टाइप की कॉस्ट लग रही होती है। जैसे अगर आज मुझे एक स्प्लिट यूनिट खरीद, मैं गया तारिक रोड और वहां से खरीदा, फिर फिर मुझे वहां से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देके मैं अपने इदारे पे लाऊंगा, फिर मैं इंस्टॉलेशन कराऊंगा, हाँ वायरिंग कराऊंगा, कितने सारे काम है जी। कई बार रास्ते में इंश्योरेंस भी करानी पड़ती है, किसी और शहर से चीजें आ रही होती हैं तो रास्ते की इंश्योरेंस भी करानी होती है कि भाई चीजें रास्ते में टूट ना जाए, कोई मसला ना हो जाए, या कुछ चीजें इतनी डेलीकेट होती हैं, कुछ चीजें इतनी डेलीकेट होती हैं, या इतनी महंगी होती हैं कि जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी से हम मंगा रहे होते हैं वो कहते हैं हम लाके नहीं देंगे। तो इसका मतलब एसेट खरीदते वक्त तरह तरह के खर्चे हो रहे होते हैं। सुनिएगा, कान खोलें, एसेट खरीदते वक्त तरह तरह के खर्चे हो रहे होते हैं। तो इस बच्चा बोलता है और स्टैंडर्ड पूछता है कि बताएं कौन कौन सी कॉस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे, कौन कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज का मतलब किस किस कॉस्ट को हम एसेट रिकॉर्ड करेंगे, यानी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देंगे, कौन कौन से खर्चे को हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देंगे, और कौन कौन से ऐसे खर्चे होंगे, कौन कौन से ऐसे खर्चे होंगे
जिनको हम 1 सेकंड में एक्सपेंस आउट कर देंगे, यानी जिनको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर बोलता हूं, आज के बाद अगर मैं बोलूं कि फला चीज को कैपिटलाइज कर लो, आज के बाद अगर मैं ये बोलूं कि फला चीज को कैपिटलाइज कर लो, इसका मतलब उस चीज को एसेट रिकॉर्ड कर लो। उस चीज को क्या रिकॉर्ड कर लो? एसेट। और अगर मैं यूं बोलूं कि फला चीज को कैपिटलाइज नहीं करो, तो इसका मतलब 1 सेकंड में एक्सपेंस आउट कर दो, उस खर्चे को 1 सेकंड में एक्सपेंस आउट कर दो। सही, कान खोल के बैठना प्लीज। तो अब IAS 16 क्या बोलता है? हर वो खर्चा, कौन कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, मेरी तरफ देखें, हर वो खर्चा कि जिसके बगैर एसेट का वर्किंग कंडीशन में आना नामुमकिन है। हर वो खर्चा कि जिसके बगैर, एक मिनट, हर वो खर्चा कि जिसके बगैर एसेट का वर्किंग कंडीशन में आना नामुमकिन है, वो सारा का सारा खर्चा हम कैपिटलाइज करेंगे, वो सारा के सारा हम कैपिटलाइज कर लेंगे, एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। सही है, ये क्राइटेरिया है, आपने भी पहले पढ़ा हुआ है। आइए मैं अब आपके सामने कॉस्ट ऑफ द एसेट का पैकेट पेश कर रहा हूँ। तो मैंने स्कैन किया हुआ, ये थोड़ा सा लाइट होगा लेकिन फिर भी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा इंशाल्लाह। अब ये देखें, देखो ये कॉस्ट ऑफ द एसेट का पैकेट है, ये क्या क्या चीजें कैपिटलाइज होती हैं, क्या क्या नहीं होती, मैं इस पे जरा बात करता हूँ आपके सामने। आपको सबसे पहले एक चीज होती है लिस्ट प्राइस। क्या चीज होती है? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस, मैं गया एक शोरूम पे और वहां मुझे एक गाड़ी पसंद आ गई या एक AC पसंद आ गया, तो उसकी प्राइस सबसे पहले मैंने लिख दी। अब आपको पता है कई बार ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, दुनिया भर में मिलता है, कि क्रिसमस के टाइम पे ऑफ मिलता है, या जब कंपनी को अपना स्टॉक निकालना होता है तो कंपनी ऑफ कर देती है। सही है, आउटडेटेड स्टॉक हो जाता है, तो ट्रेड डिस्काउंट इसमें से लेस कर देना। लेकिन कान खोल के सुनो, एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट पेमेंट टर्म्स पे होता है, कि अगर आपने अर्ली पेमेंट की तो वो मिलता है। तो कैश डिस्काउंट कभी भी इस पैकेट से लेस नहीं होगा। कैश डिस्काउंट कभी भी इस पैकेट से लेस नहीं होगा, बल्कि वो अदर इनकम होता है, वो डायरेक्ट अदर इनकम होता है। सही है, देखो नीचे लिखा हुआ है, ये देखो नीचे लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट, ये पढ़ो, कैश डिस्काउंट शुड बी ट्रीटेड एज अदर इनकम, बचपन से ही पढ़ रहे हो। उसको कॉस्ट ऑफ द एसेट के पैकेट में नहीं डालना, उसको कॉस्ट ऑफ द एसेट के पैकेट में नहीं डालना। इसकी एक वजह भी बताता हूं, सुनो। कैश डिस्काउंट, तवज्जो, इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेट, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेमेंट। पेमेंट जल्दी या लेट करने की वजह से अराइज होता है ना। कैश डिस्काउंट, सोचो यार, बचपन से अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, कैश डिस्काउंट पेमेंट जल्दी या लेट करने की वजह से अराइज होता है ना, तो इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेट, इट इज जस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेमेंट। सही, यानी एक सूद की तरह की ये चीज है। तो इंटरेस्ट हमेशा इनकम या एक्सपेंस होता है, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो कभी भी कैश डिस्काउंट इस पैकेट में नहीं आएगा। अच्छा, अगली चीज जो आएगी वो आएगी इंपोर्ट ड्यूटी। अज्यूम करते हैं मैं एसिड बाहर मुल्क से मंगा रहा हूँ, फॉरेन कंट्री से मंगा रहा हूँ। तो अगर मैं फॉरेन कंट्री से एसिड मंगा रहा हूँ, तो बीच में हमारा कस्टम्स डिपार्टमेंट आता है। और प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कस्टम डिपार्टमेंट एसिड बगैर इंपोर्ट ड्यूटी के रिलीज नहीं करता। तो जब एसिड रिलीज ही नहीं होगा तो मेरे इदारे तक पहुंचेगा ही नहीं, और मेरे इदारे तक पहुंचेगा ही नहीं तो वर्किंग कंडीशन में भी नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह एक और चीज है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, साहब साहब ये क्या चीज है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या चीज है? बेटा, अगर मैंने सदर से जाके एसिड खरीद लिया, तो क्या मेरा रूम ठंडा हो जाएगा? क्योंकि माई इंटेंडेड यूज इज कूलिंग, मुझे तो ऑन करना है ना। तो सदर से AC खरीदने से मेरा कभी भी रूम ठंडा नहीं होगा, पहले गाड़ी में डाल के लाना होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बगैर एसेट वर्किंग कंडीशन में नहीं आ सकता। इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को और सोचना है तो ये सोच लो, फ्रेट चार्जेस या शिपिंग कॉस्ट अगर बाहर से आ रही है तो वो भी कैपिटलाइज होगी। ठीक है, देन एड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। एड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, साहब ये क्या है जनाबे वाला, ये क्या है? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का मतलब, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का मतलब कुछ एसेट्स इतने महंगे होते हैं या इतने डेलीगेट होते हैं कि जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी से हम मंगा रहे होते हैं वो कंपनी बोलती है हम लाके ही नहीं देंगे आपको जब तक आप रास्ते की इंश्योरेंस नहीं कराओगे, रास्ते की। तो ये इंश्योरेंस भी जरूरी है, इसके बगैर एसेट हम तक नहीं पहुंच सकता, एसेट हम तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, राइट। लेकिन हाँ, एक और बात सुनो, एसिड हम तक पहुंच गया और ऑन भी हो गया, सब कुछ ऑन हो गया। अब मैंने एसिड की 3 साल की इंश्योरेंस करा ली, फायर इंश्योरेंस। तो ये जो फायर इंश्योरेंस है ना, रूटीन इंश्योरेंस, ये इसके बगैर भी एसेट ऑन हो जाएगा, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये हर साल लग रही होती है। ठीक है, राइट, याद रखना। देन इंस्टॉलेशन कॉस्ट।
एसेट आ गया और इदारे के बाहर पड़ा है, एसेट आगे इदारे के बाहर पड़ा है, तो जब तक एसेट को मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा, जब तक मैं एसेट को इंस्टॉल नहीं करूंगा, एसेट कूलिंग नहीं देगा। जब तक मैं एसेट को इंस्टॉल नहीं करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, एसेट कूलिंग नहीं देगा, ऑन ही नहीं होगा। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी कैपिटलाइज हो जाएगी, वर्किंग कंडीशन में नहीं आ सकता इसके बगैर। ये क्या है, रिमूवल कॉस्ट और साइट प्रिपरेशन। बेटा इधर देखें, ये एक मेरा रूम है जिसमें ऑलरेडी कोई एसेट इंस्टॉल हुआ है, ये मेरा एक रूम है इसमें ऑलरेडी कोई एसेट इंस्टॉल हुआ है। तो अब मुझे यहाँ नया स्प्लिट यूनिट इंस्टॉल करना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, पुराने एसी को रिमूव करूंगा, पुराने एसेट को रिमूव करूंगा और इस साइट को प्रिपेयर करूंगा और फिर नया एसेट इंस्टॉल करूंगा ना। तो जब तक मैं रिमूवल कॉस्ट नहीं लगाऊंगा, जब तक मैं रिमूवल कॉस्ट नहीं लगाऊंगा तब तक मेरा नया एसेट वर्किंग कंडीशन में नहीं आ सकता। तो रिमूवल कॉस्ट भी कैपिटलाइज हो जाएगी, रिमूवल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कैपिटलाइज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, एक चीज होती है प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, एक चीज होती है प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग। साहब ये क्या चीज होती है प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग का मतलब, सामने देखेंगे प्लीज आप लोग। प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग का मतलब बेटा कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं कि जब आप उसको खरीदते हो ना, मेरी तरफ देखें, तो एक क्लियर उस पर लिखा हुआ होता है कि पहले 1000 यूनिट इसमें से जाया करें, 1000 यूनिट इसको जाया करेंगे तब ये अपनी ओरिजिनल हालत में आएगा, 1000 यूनिट का वेस्टेज करो तब जाके अपनी ओरिजिनल हालत में आएगा। तो जब तक ये वेस्टेज नहीं करोगे तो आप एसिड की ओरिजिनल क्वालिटी वाली हालत में नहीं ला सकते। सही, राइट। तो प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग भी क्या हो जाएगी, कैपिटलाइज हो जाएगी। ये प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग का जो लॉस होता है ये भी हम कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि इसके बगैर एसिड नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में नहीं आ सकता, इसके बगैर एसिड नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में नहीं आ सकता। ओके, राइट। देन एड प्रोफेशनल फीस। सही बेटा, कई बार एसेट को खरीदने के लिए बीच में लॉयर लाना पड़ता है, लॉयर रखना पड़ता है, उसकी लीगल कॉस्ट वगैरह भी लग रही होती है, लॉयर रखा हुआ होता है तो उसकी लीगल कॉस्ट वगैरह भी लग रही होती है, या एसेट को कई बार इंस्टॉल करने के लिए प्रोफेशनल्स को बुलाना पड़ता है, आर्किटेक्ट्स वगैरह, तो ये एक इंस्टॉलेशन कॉस्ट का ही पार्ट बन जाता है। तो अगर आपने ये प्रोफेशनल फीस भी इनकर नहीं की तो एसेट वर्किंग कंडीशन में नहीं आ सकता। ठीक है, देखो मैंने यहां तक बता दिया है, यहां तक बात बता दी है। अब ये एक लाइन है ऐड कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट, इसको छोड़ दो, इसके ऊपर मैं पूरी एक क्लास दूंगा, बहुत लंबी क्लास दूंगा, ये बड़ा लंबा गेम है। कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट ये एक नई चीज है जो आपने F3 में भी नहीं पढ़ी थी, यहाँ नई चीज है, मैं बताऊंगा अभी, एक क्लास पूरी दूंगा, इस पर अभी बात नहीं कर रहा। ठीक है, यूं आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ द एसेट, यूं आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट, यूं आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ द एसेट। अब बच्चा कहता है यार एक दो कुछ सवालात के जवाब दे, मैंने कहा बोले। तो बच्चे ने पहला सवाल ये पूछा, सुनो, ये एक नीचे लाइन लिखी हुई है, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट मस्ट नॉट बी कैपिटलाइज्ड। सुनिए भाई, ये बड़ी काम की बात है और ये दुनिया भर का एक बड़ा प्रैक्टिकल इशू है, मैं इस पर देर तक बात करूंगा। आज मैंने एक मशीन खरीदी, आज मैंने एक मशीन खरीदी और मेरे एम्प्लॉयज को वो मशीन चलाने नहीं आती, तो मैंने अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी और एक ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर की। तो सवाल ये है कि क्या इस ट्रेनिंग कॉस्ट को इस मशीन की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर सकते हैं, क्या इस ट्रेनिंग कॉस्ट को मशीन की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर सकते हैं? जवाब नो, NO, नो। रीजन क्या है? बच्चे ने कहा रीजन क्या है, मैं 3 रीजन देता हूं और मैं बताऊंगा एग्जाम में कौन सा लिख के आना है, अपने 3 दे रहा हूं। पहला, ये खर्चा एम्प्लॉय पे हुआ है, मशीन पे तो हुआ ही नहीं है, ये खर्चा एम्प्लॉय पे हुआ है, मशीन पे नहीं हुआ, तो मशीन की कॉस्ट में क्यों कैपिटलाइज करूं, एक वजह। दूसरी दलील, एक बार मैंने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे दी, एक बार मैंने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे दी तो एम्प्लॉय के अंदर स्किल्स आ जाएंगी, एम्प्लॉय के अंदर वो स्किल्स आ गई, एक बार वो स्किल्स आ गई तो वो इस मशीन पे भी यूज कर सकता है और भी बहुत सारी मशीन पे यूज कर लेगा इसके जैसी। तो इसका मतलब इस मशीन के लिए खास तो नहीं हुई ना। हाँ, और तीसरी और सबसे बड़ी दलील जो है ना, असल जो एग्जाम में लिखनी है, तीसरी दलील, कि स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट पे पूरा नहीं उतरती, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट पे पूरा नहीं उतरती। कान खोलो, आजकल के दौर में सिर्फ वही चीज एसिड रिकॉर्ड हो सकती है, आजकल के दौर में सिर्फ वही चीज एसिड रिकॉर्ड हो सकती है जो हमारे कंट्रोल में है, आजकल के दौर में सिर्फ वही चीज एसिड रिकॉर्ड हो सकती है जो हमारे कंट्रोल में, जिससे मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे कंट्रोल में है। तो याद रखना, एम्प्लॉइज से मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे कंट्रोल में नहीं है, एम्प्लॉइज कभी भी रिजाइन करके जा सकते हैं, कभी भी रिजाइन करके जा सकते हैं। तो यही वजह है कि एम्प्लॉइज से मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तभी स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करते, तभी स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करते हैं।
तभी स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करते हैं। ओके, अब 1 मिनट में खामोश हूं, फिर और बातें बताता हूं। 1 मिनट खामोश होता हूं, चुप हो गया हूं। अच्छा, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट आज के बाद आप लोगों से कोई भी पूछेगा, आज के बाद आप लोगों से कोई भी पूछेगा कि स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट, तो आप बोलोगे 1 सेकंड में एक्सपेंस बुक करो। आप लोगों से कोई भी पूछेगा, और हमारे कोर्स के हद तक बता रहा हूं कि आपसे कोई भी पूछेगा स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट का क्या होगा, आप सिंपल बोल देना, ज्यादा बातें नहीं करना। आप बोलेंगे भाई साहब इसको 1 सेकंड में एक्सपेंस आउट कर दो, 1 सेकंड में इसको क्या कर दो, एक्सपेंस आउट कर दो, इसको 1 सेकंड में एक्सपेंस आउट कर दो। यही आप बोलना, बिल्कुल सही जवाब यही है, इसका जवाब भी सही जवाब यही है। ठीक है, अगली बात सुने, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। मैंने 2015 में एक ट्रेनिंग सेशन लिया था, एक सेशन कंडक्ट किया था, तो उसने कुछ एक दो मिसालें अच्छी दी थी, तो मैं शेयर करता हूं आप लोगों से। सुने कि दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी है जहां स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं। जो अब मैं बताने जा रहा हूँ एक्सेप्शन। रूटीन आपसे कोई भी पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होती है। एक्सेप्शन सुनो, ये देखो, ये देखें। नंबर 1 एक्सेप्शन, यूएस आर्मी पायलट ट्रेनिंग। सुनो भाई, आंखें खोलो। यूएस आर्मी एक एक पायलट को ट्रेन करने पे, यूएस का जो, यूनाइटेड स्टेट्स का जो एक एक पायलट होता है ना, उसको ट्रेन करने के लिए $1 मिलियन खर्चा होता है। एक पायलट को ट्रेन करने के लिए $1 मिलियन की कॉस्ट लगाती है यूएस आर्मी। तो अब एक बात सोचो, जब वो $1 मिलियन, अब पाकिस्तान के कितने 14 करोड़ रुपए हो गए, 14 करोड़। तो जब वो $1 मिलियन की कॉस्ट, एक एक $1 मिलियन की कॉस्ट, सुने, एक एक बंदे पे लगाती है ना, एक पे, तो उससे कॉन्ट्रैक्ट करती है यूएस आर्मी कि यार आप अगले 10 साल तक हमें छोड़ के नहीं जा सकते। या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि अगर हमें छोड़ के गए ना, तो 10 साल तक किसी कमर्शियल एयरलाइन में काम नहीं कर सकते, घर पे बैठना, घर पे बैठ के रोटियां पकाना, आप फिर कहीं काम नहीं कर सकोगे पूरे शहर में। और यूएस आर्मी सख्त इतनी है कि उससे कोई बदमाशी भी नहीं कर सकता, यानी उसका उसका एग्रीमेंट भी इन्फोर्सेबल है। उसका एग्रीमेंट भी क्या है, इन्फोर्सेबल है। तो ये सच्ची बात है कि यूएस आर्मी अपनी स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करती है। यूएस आर्मी अपनी ट्रेनिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करती है, ठीक है, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट मजबूत है। दूसरी एग्जांपल, ये भी सच्ची, ये हकीकत एग्जांपल है। यूके की एक कंपनी है, यूके में कुछ कंपनीज ऐसी हैं, यूके में कुछ कंपनीज ऐसी हैं, तवज्जो फरमाइएगा, यूके में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अपने एम्प्लॉयज, आप अगर उनके पास जॉब करने जाएंगे ना, तो वो आपको दो ऑप्शन देती है कि एसीसी करना है, आईसीडब्ल्यू। यूके में दोनों में से एक ऑप्शन मिलता है आपको, सही है। तो फिर वो आप बोलोगे चलो मुझे एसीसी करना है, तो वो कंपनी आपकी एसीसी की ट्यूशन फीस भी पे करेगी और आपकी एग्जामिनेशन फीस भी पे करेगी। लेकिन साथ वो आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी करेगी कि भाई 4 साल से पहले अगर आप छोड़ के गए, 4 साल से पहले अगर आप छोड़ के गए, तो जाने से पहले सूद समेत सारा पैसा निकलवाएंगे, सारा पैसा निकलवाएंगे जो आपके ट्रेनिंग पे जो हमने आपके एजुकेशन पे लगाया है, सही है। तो ऐसी सूरत हाल में, और वहां यूके में लॉ इन्फोर्सेबल भी है, वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल भी होता है। तो ऐसी सूरत हाल में वो इदारा भी अपनी स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करता है। बहरहाल, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैं बात को समेट रहा हूँ कि ये एक्सेप्शंस मैंने बताई, ऐसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी। कट द स्टोरी शॉर्ट, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होती है, एक्सपेंस आउट होती है। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट प्यारे बच्चों क्या हो जाती है, एक्सपेंस आउट हो जाती है। ओके, सही। फिर 1-2 मिनट रुक रहा हूं। हाँ जी, अब एक और लाइन लिखी हुई है, एबनॉर्मल कॉस्ट शुड बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस पूरी गेम में अगर कोई एबनॉर्मल कॉस्ट लगेगी, अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट लगेगी, तो वो 1 सेकंड में एक्सपेंस आउट हो जाएगी। सर एबनॉर्मल कॉस्ट की क्या एग्जांपल है, जैसे जो एरर्स वगैरह की कॉस्ट होती है। जैसे बेटा, मुझे, ये पाकिस्तान में भी होता है, शायद दुनिया में तो इतना नहीं हो सकता ऑब्वियसली। पाकिस्तान में ऐसा होता है कि लोग, मेरा एक प्लॉट है 300 गज का, मैं उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, तो इंसान के अंदर लालच होती है ना, तो कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ कुछ स्क्वायर फीट अगले एक प्लॉट में घुस गया, कंस्ट्रक्शन के दौरान उसने कुछ स्क्वायर फीट अगले अगले दूसरे के प्लॉट में घुस गया। तो दूसरा अगर एक्टिव होगा तो फौरन वो कॉल करेगा
और आपकी जगह तोड़वाएगा। हाँ, तो अब ये नुकसान हुआ ना, तो ये एक एबनॉर्मल कॉस्ट है, ये 1 सेकंड में पीएल में चली जाएगी। इसी तरह मैंने अपने एम्प्लॉइज को कहा था कि इस कोने में एसी लगाना, एक फला कोने में एसी लगाना, उसने गलत जगह एसी लगा दिया, तो मैं फौरन से बोलूंगा चलो इसको इस जगह दोबारा करो रीइंस्टॉल। तो ये जो इस तरह के एरर्स वगैरह की जो अनएक्सपेक्टेड एबनॉर्मल कॉस्ट होती है, वो 1 सेकंड में पीएल में चली जाएगी, उसको कभी कैपिटलाइज नहीं करेंगे, उसको कभी भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ओके, उसको कभी भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अब एक इल्मी बात समझानी है, मैंने एक जगह पढ़ी थी और मैं हमेशा बच्चों के साथ वो डिस्कस कर लेता हूँ और मैं उनको समझा देता हूँ, इंशाल्लाह समझा दूंगा आपको भी। बेटा मैंने ऊपर अभी एक चीज डिस्कस की थी, ये देखो प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, ये एक नाम याद है, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग। ये प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग का मतलब क्या है? कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर कुछ वेस्टेज जरूरी होता है, उनको पहले कुछ अरसे तक चला के उनका गलत, पहले वो शुरू में गलत बेकार यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो 1000 यूनिट्स का लॉस आपको बर्दाश्त करना है, तब जाके आप मंजिल तक पहुंचोगे, ठीक है, राइट? वरना एसिड वर्किंग कंडीशन में ही नहीं आ सकता। तो ये प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग तो कैपिटलाइज हो जाती है। एक और अल्फाज भी आपकी किसी पायलट पेपर में लिखा हुआ था, एक पायलट पेपर में एक मॉक पेपर था, उसमें लिखा हुआ था, ये पढ़ो, ये देखो ये क्या लिखा है। इनिशियल, मैंने इंसानी हाथ से लिखा हुआ है, हैंड रिटन, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस बिकॉज ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एसिड। क्या लिखा है? इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस बिकॉज ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एसिड, ब्रैकेट में लिखा है नॉट कैपिटलाइज। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एसिड इज नॉट कैपिटलाइज। बच्चे ने कहा ये क्या चीज है, समझाता हूं, इधर देखो, यहां देखें बेटा, मेरा एक होटल है, मेरा एक होटल है, उसके 5 फ्लोर्स हैं। मैंने आज एक होटल बनाया, उसके 5 फ्लोर्स हैं। और आपको पता है जब नया होटल खोलोगे तो 100% कैपेसिटी पे तो नहीं चलेगा, एकदम तो हिट नहीं हो जाओगे, तो अभी तो बहुत कम ग्राहक होंगे, तो आपके कुछ फ्लोर्स खाली पड़े रहते होंगे। जरा सुनिएगा 1 मिनट, यहाँ देखें। लेकिन आपको पता है आपको नया होटल खोलना है, तो आपको पता है आपको लाइट्स तो सारे होटल की जला के रखनी, ऑन करके रखनी होती है ताकि दुनिया को नजर आए। लाइट्स तो हम सारे पूरी और सफाई भी रखेंगे ताकि कोई देखने आए तो उसको भी अच्छा लगे। तो हम क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 5, ये 5 फ्लोर है ना, हर फ्लोर पे 5000 की मेंटेनेंस कॉस्ट हमें लगानी है। हर फ्लोर पे 5000 की मेंटेनेंस कॉस्ट हमें लगानी है। हर फ्लोर पे 5-5 हजार की मेंटेनेंस कॉस्ट हमें लाजमी लगानी है। 5-5 हजार की मेंटेनेंस कॉस्ट हमें लाजमी लगानी है। 5-5 हजार की मेंटेनेंस कॉस्ट हमें लाजमी लगानी है, सही है। लेकिन हमारे जो एक्टिव फ्लोर है ना, जिसपे ग्राहक आके रह रहे हैं, जिसपे हमारे गेस्ट आके रहते हैं, वो सिर्फ फ्लोर 1 और 2 है बस। यानी ऊपर के 3 फ्लोर अंडर यूटिलाइज है, उस पर कोई आता ही नहीं है, बहुत कम लोग आते हैं। अच्छा, एक फ्लोर पे जब कस्टमर्स आते हैं तो हमारी इनकम होती है 10,000, सेकंड फ्लोर पे भी 10,000 की इनकम है, तो टोटल हमारी इनकम हुई 20 की। टोटल हमारी इनकम कितनी हुई? 20 की, जबकि हमारी कॉस्ट लग रही है 5 5 5 5 25 की कॉस्ट लग रही है। तो कॉस्ट हमारी लग रही है 25 की, जबकि कमाई हुई है 20 की, तो 5 रुपए का एक लॉस आ रहा है ना। ये लॉस इस वजह से अराइज हो रहा है क्योंकि अंडर यूटिलाइजेशन है, क्योंकि हमारे पास कस्टमर्स ही नहीं है। ये लॉस इस वजह से अराइज हो रहा है क्योंकि अंडर यूटिलाइजेशन है, कस्टमर ही नहीं है। तो भाई ये कैपिटलाइज नहीं होगा क्योंकि एसिड तो ऑन हो चुका है ना, एसिड तो स्टार्ट हो चुका है, एसिड तो वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। तो ये लॉस कैपिटलाइज नहीं कर लेना, ये नॉर्मल लॉस है भाई आपका। ये तो आपका बिजनेस नहीं चल रहा है इस वजह से हो रहा है ना, ये तो बिजनेस नहीं चल रहा है इस वजह से हो रहा है ना। तो ये डायलॉग याद रखना, भूलना नहीं। देखो क्या लिखा है, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस बिकॉज ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एसिड, ये देख लो। अब ये थी इनिशियल मेजरमेंट, ये सारी बातें जो मैंने बताई इनिशियल मेजरमेंट। जब आप एसिड खरीदोगे तो क्या कैपिटलाइज करना है और क्या नहीं करना, जब जनाबे वाला आप एसिड खरीदोगे तो क्या कैपिटलाइज करना है और क्या नहीं करना, सही है। तो ये चीजें कैपिटलाइज करनी है और जो नहीं करनी थी वो भी मैंने आपको बता दी। लेकिन बेटा एक दो बातें कॉमन सेंस की हैं, वो आपने पढ़ी हुई भी है, मैं भी बोल देता हूँ एक बार फिर। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एक पहचान बताऊं, सब कान खोलो, बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक ओ लेवल्स की बातें बता रहा हूँ, चलो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर का होता है, जो बार बार लगता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने लगता है, टेलीफोन बिल हर महीने लगता है, ये रिकरिंग नेचर का होता है, सही है। प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी को रन करने के लिए लगता है, क्लीनिंग, एडवर्टाइजिंग, हाँ, मेंटेनेंस, ये सब रूटीन है, सही। तो ये पीएनएल में इमीडिएटली चले जाता है।
तो आपने एक बार एसी ऑन कर लिया, आपने एसेट ऑन कर लिया, अब हर महीने रूटीन इलेक्ट्रिसिटी बिल, हर महीने का रूटीन इंश्योरेंस, हर महीने का रूटीन मेंटेनेंस जो सर्विसिंग वगैरह होती है हर 3-3 महीने में, वो सब एक्सपेंस आउट होगा, वो सब एक्सपेंस आउट होगा प्लीज, ठीक है। तो मेंटेनेंस वगैरह ये सब एक्सपेंस आउट होगा। लेकिन एक चीज आपने बचपन में पढ़ी थी, अपग्रेड। एक चीज मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने अपने बचपन में पढ़ी थी, अपग्रेड। क्या आपने एक एसेट खरीदा, आज एसेट खरीदा, उसको ऑन कर दिया, आपने एक एसेट खरीदा, उसे ऑन कर दिया, ठीक है। तवज्जो सुने, एक एसेट खरीद के आपने ऑन करा, अब 2 साल बाद, 2 साल गुजर गए, 2 साल बाद आपने एसेट पे कोई ऐसा खर्चा कराया जिससे एसेट अपग्रेड हो गया। 2 साल के बाद आपने एसेट पे ऐसा खर्चा किया जिससे मेरे प्यारे बच्चों आपका एसेट अपग्रेड हो गया। आपका एसेट क्या हो गया, अपग्रेड हो गया। तो अपग्रेड करोगे तो वो चीज कैपिटलाइज हो जाएगी। अपग्रेड यानी इंप्रूव करोगे तो फ्यूचर के खर्चे भी कैपिटलाइज हो जाएंगे। यानी फ्यूचर में अगर कभी आपने एसेट को इंप्रूव कराया, अपग्रेड कराया, तो अपग्रेड करने की कॉस्ट मेरे प्यारे बच्चों कैपिटलाइज हो जाएगी। अपग्रेड करने वाली कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी। सही। अब इस फ्यूचर के एक्सपेंडिचर का नाम क्या है, सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर। देखो दो नाम पढ़े हमने, एक तो था इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट का मतलब खरीदते वक्त क्या क्या कैपिटलाइज होगा। अब सब्सीक्वेंट मेजरमेंट का मतलब अगर मैंने आज एसेट बाय किया है मिसाल के तौर पे, और 2 साल बाद उस पर कोई बड़ा खर्चा किया है, 2 साल के बाद अगर मैंने उस एसेट को इंप्रूव किया या कोई अपग्रेड किया है, तो क्या फ्यूचर में कोई खर्चा कैपिटलाइज हो सकता है? फ्यूचर में एसेट की कॉस्ट चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसका एक कानून है, क्राइटेरिया है, पढ़ें। क्राइटेरिया क्या है? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर विल बी कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज हो जाएगा इफ दैट अगर सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, उस सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर की वजह से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ जाए, उस सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर की वजह से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ जाए, यानी एसेट हमें कुछ एक्स्ट्रा फायदा दे, जो पहले से फायदे एक्सपेक्टेड थे उससे ज्यादा मिले, उससे ज्यादा मिले। जैसे एक मिनट एक बात सुनो, आप अगर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे थे तो इतने इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने थे, आप अगर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे थे तो इतना मिलना था, और सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के बाद इतना मिला, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के बाद इतना मिला, तो आपको एक्स्ट्रा मिला ना, यानी एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ ना। तो याद रखना, अगर उस फ्यूचर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की वजह से एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, तो कान खोल के सुनो, ऐसा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज करेंगे। बच्चे ने कहा जो बात तुम बोल रहे हो उसकी कोई मिसाल है? जी 3 मिसालें दे रहा हूं, लिखी हुई हैं, देखो मेरे नोट्स में लिखी हुई है, पढ़ो। एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीजेस इन इकोनॉमिक बेनिफिट, ये देखो। नंबर 1, इंक्रीज इन यूजफुल लाइफ। बेटा मेरे पास एक चाइना का स्प्लिट यूनिट था, तो चाइना के स्प्लिट यूनिट का दिल भी चाइना का होता है। दिल से मुराद एसी का दिल होता है कंप्रेसर, एसी का दिल क्या होता है, कंप्रेसर। तो 2 साल बाद मुझे किसी ने कहा कि इसमें जैपनीज कंप्रेसर लगवाएं, तो मैंने पुराना कंप्रेसर निकलवा के जैपनीज कंप्रेसर लगवाया, तो उसकी लाइफ होती है 10 साल। तो अब लाइफ बढ़ गई, पहले लाइफ कम थी, अब लाइफ बढ़ गई। तो बेटा अब जब लाइफ बढ़ गई तो ये एसिड ज्यादा साल यूज होगा ना, जब एसिड ज्यादा साल यूज होगा तो ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा ना। सोचें, तो इंक्रीज इन यूजफुल लाइफ अगर कर देगा, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो बेटा, आप लोग को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? रिप्लाई करें। कैन यू हेयर मी? एक बच्चे का मैसेज आया है। हाँ आ रही है आवाज, आ रही है भैया, आ रही है, आवाज आ रही है। आपके जिसको मसला होगा उसके इंटरनेट में इशू होगा, यहां से प्रॉपर चल रहा है, जिसको मसला होगा उसके इंटरनेट में इशू होगा बेटा। अब सुनो, तो बेटा पहली एग्जांपल क्या है, इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट की, इंक्रीज इन यूजफुल लाइफ, लाइफ बढ़ने से इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ेगा। दूसरा, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, क्वालिटी ऑफ आउटपुट। देखो
मैंने अपने एसेट पर ऐसा खर्चा करा है कि एसेट की एफिशिएंसी बढ़ गई। मिसाल के तौर पे पहले 1 घंटे में 10 यूनिट बना के देता था, अब 1 घंटे में 30 यूनिट्स बनेंगे। सही? या यूं समझ लो, इसका एक और मिसाल है। पहले पहले जो मेरी मशीनरी थी ना, उससे जो प्रोडक्ट बन के निकल रही थी, मेरी मशीनरी से जो प्रोडक्ट बन के निकल रही थी, वो बहुत लो क्वालिटी प्रोडक्ट थी। अब मैंने ऐसा अपग्रेड कराया मशीनरी को कि बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बन के निकल रही है। बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बन के निकल रही है, बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बन के निकल रही है। तो बेटा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बन के निकलेगी तो महंगी बिकेगी, तो ये इकोनॉमिक बेनिफिट ही तो है। हाँ, या हाई क्वालिटी प्रोडक्ट अगर मैं कस्टमर को दूंगा तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, तो ये भी इकोनॉमिक बेनिफिट है। ठीक, तो पहला मैंने मिसाल क्या दी है, इंक्रीज इन लाइफ की। दूसरी दी है इंक्रीज इन एफिशिएंसी की। तीसरी सुनो, डिक्रीज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। डिक्रीज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट, डिक्रीज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। बच्चे ने कहा ये क्या चीज है? सुने बेटा, मेरा एसेट पहले था मैनुअल, तो 10 लड़के मिलके उसको ऑपरेट करते थे। पहले मेरा एसेट मैनुअल था, 10 लोग मिलके उसको ऑपरेट करते थे, तो 10 लोगों की ऑपरेटिंग कॉस्ट लगती थी। अब मैंने ऐसी ऐसी ऑटोमेटिक डिवाइसेस लगा दी और ऐसा अपग्रेड कराया कि सिर्फ एक आदमी उस एसेट को ऑपरेट कर लेता है। तो बेटा 9 लड़कों की सैलरी बच गई ना। 9 लड़कों की सैलरी बच गई ना, सोचो, नहीं समझे? 9 लड़कों की सैलरी बच गई। तो ऐसी सूरत हाल में मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मेरी इकोनॉमिक बेनिफिट है। ये भी क्या है? इकोनॉमिक बेनिफिट है। ठीक है, तो फिर कान खोलो, क्या फ्यूचर का सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज हो सकता है अगर 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 सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज हो सकता है अगर उसकी वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ जाए, और मैंने उसकी मिसालें आपको दे दी है। उसकी मिसाल मैंने आपको दे दी है। ठीक है, बच्चे ने कहा इसका प्रैक्टिकल सवाल करा दें। मैंने कहा आराम से करेंगे, सुकून इख्तियार करें, करते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी खिदमत में है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी खिदमत में लिखा है, कंपनी बॉट अ नॉन करंट एसेट फॉर 10,000। एक कंपनी ने आज ईयर 0 पे एक नॉन करंट एसेट लिया है 10,000 का। एक कंपनी ने एक नॉन करंट एसेट लिया है 10,000 का। उसकी यूजफुल लाइफ है 5 साल। अच्छा, एक बात कभी नहीं भूलना, एक बात कभी नहीं भूलना, यहां देखें कि अगर कोई मेथड भी ना लिखा हो तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। जब भी डेप्रिसिएशन का कोई मेथड ना लिखा हो तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। ये बात अपनी जहन में डाल लो या लिख लो। और जब कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं गिवन हो तो जीरो होती है। ठीक है, जब कोई मेथड ना गिवन हो तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, और जब कोई स्क्रैप वैल्यू ना गिवन हो तो जीरो होती है। ठीक है, तो अब यहाँ कोई मेथड नहीं लिखा तो दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन मेथड है, और स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है तो जीरो है। तो एसेट की कॉस्ट कितनी है बेटा? ये देखो, ये रही कॉस्ट। एसेट की कॉस्ट है 10,000 और उसकी लाइफ कितनी है? 5 साल। तो आप अगर 10,000 को डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स करोगे, 10,000 को डिवाइड बाय क्या करोगे? 5 ईयर्स करोगे, तो ऐसी सूरत हाल में आप लोग की 2,000 रुपए की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 2,000 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? एट द एंड ऑफ ईयर 2 पढ़ें, कंपनी डेड, ये देखो, ये रहा कंपनी डेड अ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 6,000। दिस सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज द टोटल लाइफ ऑफ एसेट टू 6 ईयर्स। देखा, पहले टोटल लाइफ 5 साल थी, अब टोटल लाइफ हो गई 6 ईयर्स। अब टोटल लाइफ कितनी हो गई? 6 ईयर्स। सही है, तो लाइफ बढ़ गई। इस खर्चे की वजह से लाइफ इंक्रीज हो गई। लाइफ क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो हाँ भाई, इसने क्वालिफाई किया है, ये क्राइटेरिया मीट कर रहा है, क्राइटेरिया मीट कर रहा है। देखते जाएं, अब देखें किस तरह होगा। इधर देखो, यहाँ देखो, बिल्कुल सुकून से चलो। ईयर 0 लिखा, ईयर 1 लिखा और ईयर 2 लिखा। देखते रहें। एसेट की कॉस्ट कितनी है? 10,000 है। एसेट की कॉस्ट है 10,000 और लाइफ कितनी है? 5 साल। इनिशियल लाइफ 5 साल थी। 10,000 डिवाइड बाय 5 करो तो पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी बोलो? 2,000। और सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन भी कितनी आएगी? 2,000। सही है, बताओ 10 में से 2 और 2 लेस करो तो सेकेंड ईयर के एंड पर एनबीवी आ गई 6,000। सेकेंड ईयर के एंड पर एनबीवी कितनी आ गई? 6,000। पक्का? अब बताओ, सेकेंड ईयर के एंड पर आपने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किया है, सेकेंड ईयर के एंड पे आपने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किया है, यानी खर्चा किया है 6,000 रुपए का। ठीक है, 6,000 का जेब से किया है। सवाल, ये 6,000 कैपिटलाइज होगा या नहीं होगा? कैपिटलाइज का मतलब ये 6,000 एसेट की कॉस्ट को बढ़ा देगा या नहीं बढ़ा देगा? जवाब हाँ, बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि इस खर्चे की वजह से एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहे हैं। हाँ, मिल रहे हैं, क्योंकि लाइफ बढ़ गई है, लाइफ बढ़ गई है। तो देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, देखें, मैंने फौरन से लिखा सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर, एसयूबी लिख रहा हूं सिर्फ। ये मैंने 6,000 कैपिटलाइज कर लिया। ऑलरेडी इस दिन एनबीवी थी 6,000, 6 में 6 ऐड करा, कितना आया?
12,000 हो गया, तो एसेट की वैल्यू 12,000 हो गई। एसेट की आज के दिन की वैल्यू कितनी हो गई? 12,000 हो गई। एसेट की वैल्यूएशन 12,000 कर दी पक्का। अब बताओ, अब जिंदगी एंड कहाँ होगी? ईयर 6 पे। अब जिंदगी एंड कब होगी? ईयर 6 पे। हाँ, तो अब एक चीज हमेशा निकाल लेना कि जब भी कभी भी एसेट की वैल्यू चेंज होगी, जब कभी भी एसेट की वैल्यू चेंज होगी, तो आज के बाद वो एसेट अपडेटेड अमाउंट से डेप्रिशिएट होगा। फिर सुनो, आराम से सुकून इख्तियार करो। जब कभी भी एसेट की वैल्यू चेंज होगी, तो आज के बाद वो डेप्रिशिएट कैसे होता है? अपडेटेड अमाउंट डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। अपडेटेड अमाउंट डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। तो कोई बच्चा मुझे रिमेनिंग लाइफ बता सकता है? बेटा पहले टोटल लाइफ थी 5 साल, अब टोटल लाइफ हो गई है 6 साल, और जो जिंदगी गुजर गई है वो 2 साल है। अब टोटल लाइफ 6 साल हो गई है, और जो जिंदगी गुजर गई है वो 2 साल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रिमेनिंग लाइफ अब कितनी हो जाएगी? रिमेनिंग लाइफ हो जाएगी, यहां देखें, 4 इयर्स। सही है। तो मैं एक सिंपल फॉर्मूला लिख दूं। देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। पर ईयर डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला ये होगा, रिवाइज्ड एनबीवी माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। रिमेनिंग लाइफ, ये रिवाइज्ड एनबीवी लेस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है। तो अब मुझे बताएं, कोई स्क्रैप वैल्यू तो नहीं है, तो अगेन स्क्रैप वैल्यू 0 होगी। तो बताओ, एसेट आज 12,000 रुपए का है, और 4 साल बाद जो इसकी जिंदगी रहेगी उसका 0 का हो जाएगा। एसेट आज 12,000 का है, 4 साल बाद 0 का हो जाएगा। तो इन 4 सालों में टोटल डिक्रीज इन वैल्यू कितनी है? 12। तो कर लो इधर देखो, ये आपने लिखा 12,000 डिवाइडेड बाय 4 इयर्स। ठीक है। तो ये कितना आया? 3,000 पर एनम। ये आया 3,000 पर एनम। इसका मतलब अब क्या है? आज के बाद देखो इधर देखो, चाहे ईयर 3 हो, ईयर 4 हो, हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी बुक होगी? हर साल की डेप्रिसिएशन हम बुक करेंगे 3,000। हर साल की डेप्रिसिएशन हम कितनी बुक करेंगे? 3,000। सही है। तो 12,000 का एसेट हो गया था ईयर 2 के एंड पे, अब 3,000 का डेप्रिशिएट हुआ। तो ईयर 3 के एंड पर एनबीवी कितनी आ गई? 12 माइनस 3 करो 9। तो अभी इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे डेप्रिशिएट होता रहेगा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे डेप्रिशिएट होता रहेगा। और आप एक बात बोलूं कि जब एसेट की वैल्यू बढ़ी, जब एसेट की वैल्यू बढ़ी तो इसकी आने वाले कल की डेप्रिसिएशन भी बढ़ गई। जब एसेट की वैल्यू बढ़ी तो उसके आने वाले कल की डेप्रिसिएशन भी बढ़ गई। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट आप देखें क्या मांग रहा है वो कह रहा है कि एसेट का ईयर 3 का पीएनएल और एसएफपी एक्सट्रैक्ट बता दो। तो ईयर 3 की इनकम स्टेटमेंट में, ईयर 3 की इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन कितनी जाएगी? 3,000। ईयर 3 की इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन कितनी जाएगी? 3,000। और ईयर 3 के एंड पर जो एसओएफपी यानी बैलेंस शीट बनेगी, ईयर 3 के एंड पर जो एसओएफपी यानी बैलेंस शीट बनेगी, उसमें नेट बुक वैल्यू जाएगी 9,000। सही। प्लीज नोट, देख लें। एक नजर देख लें आराम से। एक सवाल आया, एसओएफपी स्टैंड फॉर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्यारे बच्चों, एसओएफपी बैलेंस शीट का नया नाम है। कई सालों से बैलेंस शीट का नाम अब एसओएफपी हो गया है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एक प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, एक मैसेज हिट करो, मुझे बताओ यहां तक आप लोग साथ हैं? आर यू कनेक्टेड? आप लोग बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं? यहां तक आप लोग साथ हैं भाई? चलें, मैं अब एक और क्वेश्चन लिखता हूं। एक और क्वेश्चन वो मैं लिखता हूं, सुने। यहां देखें, अब ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ये आप लोग अभी भी मुझे सॉल्व करके देंगे। हाँ?
कंपनी बॉट अ नॉन एनसीए का मतलब नॉन करंट एसेट फॉर $20,000, लाइफ थी इसकी 10 years, subsequent expenditure at the end of year 3 is equal to $21,000. This subsequent expenditure did not change the life of asset, ठीक है, but it increased the efficiency of asset. देख लो, क्लियर पढ़ लो, ठीक है। रिक्वायरमेंट सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस यानी पीएनएल एंड एसओएफपी एक्सट्रैक्ट फॉर ईयर 4 सॉरी। चलें जी, करें सॉल्व। जब कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होती तो जीरो होती है, और जब कोई मेथड ना गिवन हो तो स्ट्रेट लाइन होता है। करें आप लोग। चलो मैं सॉल्व करता हूं। अब देखें, यहां आपने एसेट बाय किया है, सुनिए,
चलें, बात सुने। आपने एसिड बाय किया है कितने का, देखते जाएं। 20,000 का, 20,000 का एसिड बाय किया है। देखें, ईयर 1 में मैं इस तरह सॉल्व कर रहा हूं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। 20,000 डिवाइड बाय 10 ईयर्स, 20,000 डिवाइड बाय 10 ईयर्स, एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 2,000। तो पहले साल की भी 2,000 आई, सेकेंड ईयर की भी 2,000 आई, और थर्ड ईयर की भी 2,000 आई। तो तीसरे साल के एंड पर, तीसरे साल के एंड पर, तीसरे साल के एंड पर तवज्जो फरमाइएगा, आपकी एनबीवी ऑलरेडी कितनी थी? 14। सही। तीसरे साल के एंड पर आपकी एनबीवी ऑलरेडी थी 14। सही है। अब ईयर 3 के एंड पर हमने एक सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किया। आप आंखें और कान खोलें, साफ लिखा हुआ है कि लाइफ तो चेंज नहीं हुई, चलो कोई मसला नहीं है, लेकिन हाँ, उस खर्चे की वजह से, उस खर्चे की वजह से आपकी एसिड की एफिशिएंसी बढ़ गई। उस खर्चे की वजह से मेरे प्यारे बच्चों आपके एसिड की एफिशिएंसी बढ़ गई। तो एसिड की एफिशिएंसी बढ़ जाने का मतलब, एसिड की एफिशिएंसी बढ़ जाने का मतलब, मेरी बात सुनना, इकोनॉमिक बेनिफिट तो होगा ना। एफिशिएंसी बढ़ गई तो फायदा तो हुआ ना। तो मैंने कहा था ना कि फायदा होना चाहिए, सिर्फ लाइफ तो एक मिसाल थी। तो या तो एफिशिएंसी बढ़ जाए या लाइफ बढ़ जाए, कुछ भी फायदा हो, याद है, तो उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ा ना। तो ये खर्चा कैपिटलाइज होगा, ये खर्चा कैपिटलाइज होगा। कितने का खर्चा किया हमने? हमने खर्चा किया 21,000 का। तो देखें ऑलरेडी एनबीवी ये थी, एड सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर, ये देखो 21,000। बेटा 14 और 21 कितना होता है? 14 और 21 मिला के अल्लाह खुश रखे ये बन जाएगा 35,000। ठीक है, 35,000 की वैल्यू हो गई। हाँ, अब बताओ, एक बार एसेट की वैल्यू चेंज हो गई तो आज के बाद एक ही सिंपल तरीका है। देखो, एक बार एसेट की वैल्यू चेंज हो गई तो आज के बाद अपडेटेड अमाउंट यानी रिवाइज्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। अपडेटेड अमाउंट यानी रिवाइज्ड अमाउंट डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। अपडेटेड अमाउंट यानी रिवाइज्ड अमाउंट डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। तो रिवाइज्ड अमाउंट 35,000 है, और रिमेनिंग लाइफ बताओ, लाइफ तो चेंज ही नहीं हुई, लाइफ तो चेंज ही नहीं हुई। तो 10 साल टोटल लाइफ थी वही है, और 3 साल गुजर गए। 10 साल टोटल लाइफ थी और जो लाइफ गुजर गई है वो 3 साल है, तो रिमेनिंग लाइफ 7 ईयर्स होगी। हाँ, तो अब देखो, अब अगर आपको पर ईयर डेप्रिसिएशन निकालनी है आगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 35,000 डिवाइडेड बाय 7 ईयर्स। तो अब अगर आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ईयर 4 का निकालना है तो वो होगा 35 डिवाइड बाय 7, 5। तो ये 5,000 का एक डेप्रिसिएशन आएगा। और अब 35 में से 5 लेस करोगे तो एनबीवी आ जाएगी आपके पास 30,000 की। नेट बुक वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी? 30,000 की नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, 30,000 की नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। तो 35 minus 5 will give you 30,000। 35 minus 5 will give you 30,000। 30,000 की आपके पास एनबीवी आ जाएगी। ठीक है, तो ईयर 4 में क्या क्या चीजें जाएंगी? ईयर 4 का अपना फॉर द ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5,000 है। ईयर 4 का अपना फॉर द ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5,000 है, और वो पीएनएल में चले जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में। और ईयर 4 के एंड पर नेट बुक वैल्यू कितनी जाएगी? 30,000। ईयर 4 के एंड पर नेट बुक वैल्यू कितनी जाएगी? 30,000। कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है मुझे, उम्मीद है आप लोग बाकियों ने भी सही किया होगा, कुछ का आंसर सही आया है। सही। अब मैं एक और सवाल लिखता हूं, एक और सवाल करें आप लोग, चलें।
there was an accident of this car at the end of year 2. रिपेयर कॉस्ट देखो, ये रिपेयर कॉस्ट कितनी लगी है, 4000 एट द एंड ऑफ ईयर 2 लगी है. दिस एक्सीडेंट reduced the total life of asset to 4 years. Please required P&L and SOFP for year 2 and 3. year 2 and year 3. चलो प्लीज देखो बेटा, 40,000 की गाड़ी ली, लाइफ थी 5 साल, लेकिन ईयर 2 के एंड पर, ईयर 2 के अंदर या ईयर 2 के आखिरी दिन समझ लो, एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट की वजह से रिपेयर करानी पड़ी, और रिपेयर के बाद एसेट की लाइफ बढ़ने के बजाय उल्टा कम हो गई, बड़ी नहीं उल्टा कम हो गई. तो इकोनॉमिक बेनिफिट इस बार नहीं हुआ है, बड़ा नहीं है. तो अब आप सोच लें रिपेयर का क्या करना चाहिए. तो मुझे ईयर 2 का भी एक्सपेंस बताएं और ईयर 3 का भी एक्सपेंस बताएं. ईयर 2 और ईयर 3 के टोटल एक्सपेंसेस बताएं. करें, खुद करके दें, कोई मुश्किल नहीं है, कर सकते हो यार, ट्राई करो, ट्राई तो करो. चलें, काफ़ी अच्छे आंसर्स आ गए, मैं अब डिस्कस कर लेता हूँ. तो देखें, पहली बात तो ये कि इस बार कैपिटलाइज नहीं होगा, ये रिपेयर कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी, रिपेयर्स 1 सेकंड में एक्सपेंस आउट हो जाएगी. ये रिपेयर्स 1 सेकंड में एक्सपेंस आउट हो जाएगी क्योंकि इसने कहीं कोई लाइफ बढ़ाने का जिक्र या कोई एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बेनिफिट इसकी वजह से नहीं मिला है. सही है. अब देखें क्या करेंगे. आप सामने देखें, हमने एसेट लिया जनाबे वाला, हमने एसेट लिया 40,000 का. सही. ईयर 1 में हमने उसको डेप्रिशिएट करा, 40,000 डिवाइड बाय 5, 8,000.
सही है, ये ईयर 1 की डेप्रिसिएशन है। फिर ईयर 2 में भी हमने उसको डेप्रिशिएट किया 8,000 से। सही, ओके। अब बताएं ईयर 2 के एंड पर नेटबुक वैल्यू कितनी आ गई? 40 माइनस 8 कितना होता है? 24। ठीक है, अब ईयर 2 के एंड पर एक्सीडेंट हुआ, सुकून से सुने, ईयर 2 के आखिरी दिन समझ लो एक्सीडेंट हुआ, और उसी वक्त हमने क्या करा, उसी वक्त हमने एक 4,000 का एक्सीडेंट वो रिपेयर कॉस्ट लगाई। तो ये रिपेयर कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी, ये कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया मीट ही नहीं कर रही, तो ये 1 सेकंड में इनकम स्टेटमेंट में चले जाएगी, 1 सेकंड में एक्सपेंस आउट हो जाएगी। सही, तो अब अगर मैं इधर देखो, मैं इधर देखो सब, अगर मैं ईयर 2 का पीएनएल बनाऊंगा, अगर मैं ईयर 2 का पीएनएल बनाऊंगा, तो मैं एक तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करूंगा। देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये वाला, ये देखो ईयर 2 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 8,000 का बुक करूंगा, और एक मैं रिपेयर्स कॉस्ट 1 सेकंड में 4,000 की बुक कर लूंगा। तो 8 और 4 ये कितना हो जाएगा? 12,000। 8 और 4 12,000 ये आ जाएगा, 8 और 4 12,000 ये आ जाएगा। ओके, राइट, पक्का, डन। ये 12,000 का एक्सपेंस आपके पास आ जाएगा। अब एसेट की कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई, ये दो ईयर 2 का पीएनएल बन गया, एसेट की वैल्यू चेंज नहीं हुई, लेकिन हाँ उसकी लाइफ चेंज हो गई। बेटा सोचें, एसेट की वैल्यू चेंज नहीं हुई लेकिन उसकी लाइफ चेंज हो गई, तो रिमेनिंग लाइफ भी चेंज हो जाएगी। जब लाइफ चेंज हो गई तो रिमेनिंग लाइफ भी चेंज हो जाएगी। और कान खोल के सुनो, एसेट की या तो कॉस्ट चेंज हो जाए, या उसकी लाइफ चेंज हो जाए, या उसकी स्क्रैप वैल्यू चेंज हो जाए। फिर बोल रहा हूं, फिर सुनो, एसेट की या तो कॉस्ट चेंज हो जाए, या उसकी लाइफ चेंज हो जाए, या उसकी स्क्रैप वैल्यू चेंज हो जाए, तो आने वाले कल की डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी। हाँ, तो आप करेंगे क्या? एनबीवी डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। ईयर 3 के लिए इधर देखें, जब मुझे ईयर 3 की डेप्रिसिएशन निकालनी होगी, ईयर 3 की मुझे डेप्रिसिएशन निकालनी होगी, तो एनबीवी तो यही है, कितनी, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। अब कितनी रह गई है? 2 इयर्स। रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई है? 2 इयर्स, क्योंकि अब टोटल लाइफ 4 साल हो गई है, टोटल लाइफ 4 साल हो गई है, और 2 साल गुजर चुके हैं। टोटल लाइफ 4 साल हो गई और 2 साल गुजर चुके हैं, तो रिमेनिंग लाइफ 2 साल होगी। तो 24 डिवाइड बाय 2 इज, अब आएगा ईयर 3 का डेप्रिसिएशन 12,000, और 24,000 में से 12,000 निकाल दूंगा, तो मेरे पास एनबीवी आ जाएगी एंड में 12 की। सही, तो अगर मुझे ईयर 3 का पीएनएल बनाना हो, ये देखो ईयर 3 का मैं प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं बनाऊंगा, तो उसमें सिर्फ एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा ईयर 3 के पीएनएल में। बेटा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 12,000 रुपए का। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ जाएगा? 12,000 रुपए का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। 12,000 रुपए का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। तो पहले पीएनएल सुन लो, ईयर 2 के पीएनएल में टोटल फुल एंड फाइनल आंसर 12,000 का जाएगा, जिसमें से 8,000 की डेप्रिसिएशन और 4,000 की रिपेयर्स। ईयर 3 के प्रॉफिट एंड लॉस में 12,000 की डेप्रिसिएशन जाएगी, पक्का? अच्छा, अब एसओएफई में क्या क्या जाएगा, इधर देखो, ईयर 2 के एंड पर जो एसओएफई बनेगी उसमें 24,000 की एनबीवी जाएगी। ईयर 2 के एंड पर जो एसओएफई बनेगी उसमें 24,000 की एसओएफई जाएगी, और ईयर 3 के एंड पर जो एसओएफई बनेगी उसमें 12,000 की एनबीवी जाएगी। किसी के आंसर्स आए? हाँ, कुछ बच्चों के सही भी आए। सही, सही समझ में आ गया भाई? एक मैसेज तो करो बेटा, थोड़ा सा मुझे भी एक्टिव करो ना। आप लोग ये वाला क्वेश्चन समझ गए? प्यारे प्यारे बच्चों, मासूम बच्चों, समझ गए हो? तो एक मैसेज कर दो।
चलो जी, थैंक यू। अब मेरी एक बात सुनिए। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन का असाइनमेंट अभी एक पास्ट पेपर है जो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा, अभी भेज देता हूँ थोड़ी देर में। एक पास्ट पेपर है जो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेजूंगा, उसको आराम से सॉल्व करना। पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दे दूं। उसमें 3 सालों का, वो 3 सालों के लिए पास्ट पेपर है, 3 सालों का प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है और 3 सालों का एसओएफपी भी बनाना है। 3 सालों का, मैं पहले आपको हिंट दे रहा हूँ, 3 सालों का पीएनएल एक्सट्रैक्ट भी बनाना है और 3 सालों का एसओएफपी भी बनाना है। पहली बात हो गई। दूसरी बात सुनो, कान खोलो, दूसरी बात सुनो। बेटा, उसमें कहानी ऐसी है कि सबसे पहले आप 3 साल का सवाल है ना, तो तीनों सालों का जो पहला साल होगा ना, फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में आप एसेट खरीदोगे। तो एसेट खरीदते वक्त, इनिशियल रिकग्निशन के वक्त क्या क्या चीजें कैपिटलाइज होंगी? तो कॉस्ट ऑफ द एसेट का पैकेट बनेगा, जो ऊपर पड़ा है, जो आज पढ़ाया था ना। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट का पैकेट बनाओ और जो फाइनल कॉस्ट आएगी फिर उसको डेप्रिशिएट करो। उसको क्या करो? डेप्रिशिएट करो। ठीक है। फिर 2 साल बाद, 2 साल गुजर जाएंगे, 2 साल बाद एक सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर होगा। तो बाकायदा सवाल में क्लियर कट हिंट गिवन होगी कि वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज करना है या नहीं करना। तो आपको पता है कि अगर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ रहे हो, अगर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ रहे हो तो हम कैपिटलाइज करते हैं। अगर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं बढ़ रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों फिर हम कैपिटलाइज नहीं करते हैं। याद है ये सारी बातें जो मैंने आपको पहले बता दी थी। ठीक है। तो इस तरह की कोई कहानी है, 3 सालों का सवाल होगा जो आपने सॉल्व करना होगा, आपने सॉल्व करना होगा। ये एक बहुत पुराना पास्ट पेपर है, लेकिन आप कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बात सुनो बेटा, तरह यूजफुल लाइफ, मेरी तरफ देखें, जिस तरह यूजफुल लाइफ ईयर्स की फॉर्म में होती है, इसी तरह यूजफुल लाइफ वर्किंग आवर्स की फॉर्म में भी होती है। जिस तरह यूजफुल लाइफ ईयर्स की फॉर्म में होती है, इसी तरह यूजफुल लाइफ वर्किंग आवर्स की फॉर्म में भी होती है, वर्किंग आवर्स की फॉर्म में भी होती है, वर्किंग आवर्स की फॉर्म में भी होती है। मेरी बात को गौर से सुनना। क्या मतलब? जैसे एयरक्राफ्ट है, जब एयरक्राफ्ट एयरलाइन खरीदती है ना, तो उसमें बोला जाता है कि ये एयरक्राफ्ट इतने हजार या इतने लाख घंटे उड़ेगा, फ्लाइंग आवर्स इसके ये हैं। एक बार वो फ्लाइंग आवर्स पूरे हो गए तो अब आप इसको ग्राउंड कर दें, अब आप इसको यूज ना करें, अब आपको उसको यूज ना करें। तो अब वो जो उसकी लाइफ इन आवर्स गिवन है, लाइफ इन वर्किंग आवर्स, वो चाहो तो आप 2 साल में पूरी कर लो, चाहो तो 10 साल में करो। ठीक है। तो अब ऐसे एसेट्स के लिए हम पर ईयर डेप्रिसिएशन नहीं बल्कि पर आवर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ऐसे एसेट के लिए हम पर ईयर डेप्रिसिएशन नहीं बल्कि पर आवर, एक घंटे की डेप्रिसिएशन निकालते हैं। जैसे आज से पहले पर ईयर निकालते थे, अब पर आवर। तो वही फॉर्मूला यूज होता है जो आपने बचपन में पढ़ा है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय, पहले लिखते थे लाइफ इन ईयर्स, तो अब इसकी होगी लाइफ इन आवर्स, लाइफ इन आवर्स। ओके, ठीक है। तो पर आवर डेप्रिसिएशन एक बार निकल आई, एक बार अगर पर आवर डेप्रिसिएशन निकल आई, तो इस जैसे आपकी पर आवर डेप्रिसिएशन आई 80 रुपीज, आपकी डेप्रिसिएशन आई 80 रुपीज पर आवर, यानी एसेट 1 घंटा चलेगा तो 80 रुपए की डेप्रिसिएशन होगी। एसेट 1 घंटा चलेगा तो 80 रुपए की डेप्रिसिएशन होगी। और इस साल एसेट चला है 2000 घंटे, 2000 घंटे चला है, तो जितने नंबर ऑफ आवर्स चला है मल्टीप्लाई बाय पर आवर डेप्रिसिएशन करोगे तो इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। सही। तो मैंने काफी सारी हिंट्स आपको दे दी हैं, काफी सारा पुश भी कर दिया है। तो ये सवाल मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, इस क्वेश्चन की स्लाइड्स भी भेज, ये आज जो पढ़ा है उसकी भी भेजता हूँ। ठीक है, स्लाइड्स। ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कमिंग वीक में मैं इंशाल्लाह 3 क्लासेस ही लूंगा, कोशिश करके 3 ही लूंगा, फ्राइडे सैटरडे संडे, शाम रात के वक्त ही। तो मैं आप लोगों को फिर उसके लिए अपडेट कर दूंगा, आप लोग भी इन टच रहें। और आपने लाजमी अपनी बुक रीडिंग करनी है ईपीएस की, वो आप पे ड्यू हो गई है और वो कर लेनी है, साथ साथ चलोगे तो इंशाल्लाह तकलीफ भी नहीं होगी। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।